हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। तो आज जो है हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर। ऐसा कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है सर, बट अदरवाइज मैं तो कहूंगा इनकम टैक्स और जीएसटी या कोई भी टाइप का टैक्सेशन। टैक्स हमेशा एक सिंपल सा सब्जेक्ट होता है। हम इसमें जो डिडक्शन जो है, जो एक डीटी में जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम ये जो डिडक्शन है उसको तकरीबन 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बिकॉज देखो, अपने को टोटल इतने सारे डिडक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, इतने सारे डिडक्शंस पढ़ने हैं तो हम एक काम करते हैं, हम सारे डिडक्शन डिस्कस करेंगे। ये कोई रिविजनरी वीडियो नहीं है, मैं आपको सारा डिटेल में करा दूंगा। ठीक है, तो हम जो है डिडक्शंस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, बट 3 से 4 पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये चैप्टर 6A जो है ये किधर मिलेगा आपको? ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिलेगा। इसमें टोटल कितनी सेक्शंस हैं? तो टोटल सेक्शंस हैं 80C से लेकर 80U तक। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 80C से लेकर 80U तक की सारी सेक्शन है। क्या ये सेक्शन नंबर याद रखनी है? हाँ याद रखनी है। क्या ये याद रहेंगी? हाँ जी याद रहेंगी। ये जो भी 3-4 वीडियोस बनते हैं एट दी एंड देखना, मैं गारंटी देता हूँ आपको सारी सेक्शन विथ जो भी सब सेक्शन या जो भी पॉइंट करेंगे याद होती जाएंगी। ठीक है, तो इधर देखो, अपने को ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 80C से लेकर 80U तक का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अब अगर आपको याद हो तो इनकम टैक्स में दो टैक्स रिजीम है, एक है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम दैट इज सेक्शन 115 बीएसी, और एक है ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम जिसको आप रेगुलर टैक्स भी कहते थे, रेगुलर टैक्स रिजीम। ठीक है, तो जैसे वो 5 हेड निकालना, एग्जेम्पशन, डिडक्शन क्लेम करना, जो हमारे रेगुलर रिजीम है। तो दो टाइप की टैक्स रिजीम है, बाय डिफॉल्ट जो फॉलो करनी है 115 बीएसी, और दूसरी वाली बोलो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। तो अब यहां पर देखना, जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम है, जॉब जो पुरानी वाली सिस्टम है जो पहले से चली आ रही है, वो रेगुलर टैक्स रिजिम जो है, उसमें क्या करना है, आपके जितने भी डिडक्शन है, जितने भी डिडक्शन है, सारे के सारे डिडक्शन अलाउड है अंडर चैप्टर 6 से। ये जितनी भी लिस्ट दिख रही है सारे डिडक्शन आपको अलाउड है। कहां पर? अगर आप रेगुलर टैक्स रिजिम फॉलो करते हो तो। लेकिन अगर आप 115 बीएसी में जा रहे हो, अगर आप 115 बीएसी में जा रहे हो तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन लेस करने नहीं मिलेंगे। एक्सेप्शन है 4। ठीक है, उसमें से सीए इंटर में ये चौथा वाला नहीं है। तो मैं कह दूं सीए इंटर के लिए 3, सीए फाइनल के लिए 4 एक्सेप्शन, या किसी का रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो 4 एक्सेप्शन। ठीक है, तो दो टाइप के टैक्स रिजिम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जिसको 115 बीएसी भी कहते हैं, और दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। ठीक है, अच्छा, जो ऑल्टरनेटिव है, जो रेगुलर टैक्स रिजिम है, उसमें सारे डिडक्शन अलाउड है 80C टू 80U। डिफॉल्ट जो है 115 बीएसी, उसमें डिडक्शन जनरली अलाउड नहीं है। कौन से डिडक्शन अलाउड है? तो पहला 80 सीसीडी सब सेक्शन 2, पहले याद कर देता हूं सर उसमें क्या लिखा है, वो जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे। 80 सीसीडी सब सेक्शन 2, 80 सीसीएच सब सेक्शन 2, और 80 जेजेए, ये 3 सीए इंटर के सिलेबस में। उसके अलावा 80 एलए कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। तो टोटल 4 एक्सेप्शन है जो आपको डिडक्शन मिलेंगे अगर आप 115 बीएसी में जाते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये मत भूलना। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझा होगा। मेरे को बोलना हम लोग क्या करते हैं। देखो, हम लोग हमारी इनकम कैसे निकालते हैं, तो हम लोग 5 हेड को ऐड कर देते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। और ये जीटीआई में से डिडक्शन लेस करने होते हैं। ये जीटीआई में से डिडक्शन लेस करने, फिर आपका आएगा एनटीआई। और ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है, ये वाली जो एनटीआई है, इस पर हम निकालेंगे इनकम टैक्स। और अगर ये एनटीआई 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस पर आएगा सरचार्ज। फिर एंड में हम एचईसी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम इनकम और टैक्स निकालते हैं। तो ये हमारा है सेल्फ असेसमेंट, हम कुछ इस तरह से हमारा असेसमेंट करते हैं। अब मेरे को बोलना डिडक्शन, तो हमने अभी भी बात करी। अगर आपने ये जो है मेथड ऑफ, आपने अपना मेथड ऑफ टैक्सेबिलिटी जो है वो फॉलो करा है, मेरे को बोलना सेक्शन 115 बीएसी, तो आपको 4 डिडक्शंस अलाउड है। इसको छोड़कर बाकी सब नहीं मिलेंगे। बोलो क्लियर है? कौन सा था? 80 सीसीडी सब सेक्शन 2, 80 सीसीएच सब सेक्शन 2, 80 जेजेए और 80 एलए। ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर टैक्स रिजिम में जाते हो जो ऑप्शनल है, ये बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है, बाय डिफॉल्ट। और नीचे वाली आपको ऑप्शनल रीजन जो है रेगुलर टैक्स रीजन, इसमें 4 नहीं सारे डिडक्शंस अलाउड है अंडर चैप्टर 6 से, 80C टू 80U। बोलो क्लियर है? 80C टू 80U। ऊपर 4 कौन से बोले? 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, 80 सीसीएच सबसेक्शन 2, 80 जेजेए और 80 एलए, और यहां पर सारे।
ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझा रहेगा। देख लो एक आखिरी बार इसको, और ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इधर देखो टोटल कितनी सेक्शंस हैं, तो इतनी सारी सेक्शन पढ़ ली है, ठीक है। तो पहले हम याद करते हैं, देखो एक बड़ी दिक्कत डिडक्शंस में क्या होती है कि हमको याद नहीं रहता कि कौन सी सेक्शन किसको एप्लीकेबल है। तो देखो हम क्या करते हैं, ग्रुप वाइज अलग कर देते हैं। पहले 3 सेक्शन है, एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटी सीसीडी, ठीक है। देखो हम बाकी जो है आगे जैसे जैसे जाएंगे हम एक एक सेक्शन जो है वो डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे, उसके क्वेश्चन भी मैंने ड्राफ्ट करें, उसको सॉल्व करेंगे, हम कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग एक एक करके सारी सेक्शन डिस्कस करेंगे। बट देखो पहले तो हम ये याद करते हैं हर सेक्शन में एप्लीकेबिलिटी किसको है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी। तो पहले एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटी सीसीडी, ठीक है, ये 3 नंबर याद कर जाना, सी ट्रिपल सी सीसीडी। उसके बाद बोलो एटी डी, डीडी, डीडीबी, डी, डीडी, डीडीबी। उसके बाद ई, डबल ई, ई और ईबी, ठीक है, ई, डबल ई, ई ए और ईबी। उसके बाद जी, जीजी, जीजीए, जीजीबी, जीजीसी। बोलो इतनी सेक्शन याद रहेंगी, इतनी सेक्शन नंबर। एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटी सीसीडी, ये बिना देखे बोलो रे, एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटी सीसीडी, फिर एटी डी, एटी डीडी, एटी डीडीबी, फिर एटी, मैं एटी नहीं बोल रहा हूँ, आगे वाला बोलता हूँ खाली, ई, डबल ई, ई ए और ईबी। उसके बाद ई के बाद एफ नहीं है, जी, जी, जी जी, जीजीए, जीजीबी, जीजीसी। बोलो इतने नंबर याद रहेंगे। अब देखो पहला एप्लीकेबल टू, बोलो इंडिविजुअल एचयूएफ, फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, याद रहेगा ये, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। उसके बाद वापस इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन उसके बाद देखो क्या है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, याद रहेगा ये, ठीक है। तो पहला बोलो एटी सी, ट्रिपल सी, सीसीडी, डी, डीडी, डीडीबी, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। उसके बाद के 3 इंडिविजुअल एचयूएफ, फिर आगे आर लग गया, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, याद रहेगा। फिर ई वाली सीरीज देखो, सारे इंडिविजुअल है, सारे के सारे इंडिविजुअल। उसके बाद एनी इंडिविजुअल एनी, ठीक है, एनी इंडिविजुअल एनी, एनी इंडिविजुअल एनी, एनी इंडिविजुअल एनी, याद रहेगा ये। उसके बाद इंडियन कंपनी और अदर्स, इंडियन कंपनी और अदर्स। चलो तो मेरे को बोलना एटीसी, ट्रिपल सी, सीसीडी, डी, डीडी, डीडीबी, ई, डबल ई, ई ए और ईबी, फिर एफ तो एनी, जी, जीजी, जीजीए, जीजीबी, जीजीसी। बोलो एटीसी किसको एप्लीकेबल है, एटीसी, ट्रिपल सी, सीसीडी, ये 3 इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। फिर डी, डीडी, डीडी, डीडीबी, ये किसको एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ, डी। उसके बाद रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ। तो सी वाला हो गया, डी वाला हो गया, ई वाली सीरीज सब ऑल इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल बोला है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ भी मत इंटरप्रेट करना कि रेसिडेंट इंडिविजुअल, आर हो एनआर हो डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद ई हो गया, एफ तो एनी, जी, जी जी, और फिर नीचे और 3 थे, ठीक है। आई होप आपको कैटेगरी याद है, जी जी और जी जी, जी जी भी, जी जी सी। तो जी और जी जी बोलो, जी, जी जी और जी जी है, ये 3 है, और फिर नीचे 2 है, 3 और नीचे 2। पहले 3 बोलो एनी इंडिविजुअल एनी, एनी इंडिविजुअल एनी, और फिर इंडियन कंपनी और अदर्स। बोलो भाई याद रहेगा ये, देख लो एनी इंडिविजुअल एनी, इंडियन कंपनी अदर्स, सारे इंडिविजुअल। और सी और डी में बोलो इंडिविजुअल एचयूएफ, इधर दोनों इंडिविजुअल, इधर आर आई आर एचयूएफ, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, अब नेक्स्ट सेक्शन याद करना, जे जे ए, क्यू क्यू बी, आर आर बी, टीटीए, टीटीबी और एटीयू, जे जे ए, क्यू क्यू बी, आर आर बी, टीटीए, टीटीबी और एटीयू, ठीक है। सारी सीरीज एटी वाली है। ये एक स्पेशल है एटीसीसीएच, इसका हम अलग से बात करेंगे, अग्निवीर की, ठीक है। ये भी लॉजिकली एप्लीकेबल किसको, इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल को, ये इधर से ही आई हुई है, लेकिन इसको हम अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एटी, जे जे ए, फिर बोलो क्यू क्यू बी, आर आर बी, टीटीए, टीटीबी और एटीयू। अब देखो इन सब में ऐसे याद रख लो, ऐसे याद कर लो कि सभी की सभी एप्लीकेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल। मैं बोलता हूं ऐसा सुन लो, ऐसा याद करो सभी की सभी एप्लीकेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल को, जितनी भी है सब किसको एप्लीकेबल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को। लेकिन जिसके नाम के पीछे ए आता है, इस साइड कैटेगरी में बोल रहा हूं, इधर मत चले जाना, जिधर एंड में ए आता है, देखो ए आता है, फिर बी, बी फिर ए, फिर बी, यू। तो जिसके जिसके एंड में ए आता ना वो अलग है, अलग, ठीक है। आप अलग है बोलो, अलग चे बोलो, कि अलग आहे बोलो, इन सब में बोलो कुछ अलग है। तो इन सब में बोलो क्या रूल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, लेकिन इन दोनों में अलग क्या है, देखो ये है टैक्स ऑडिटी और ये है इंडिविजुअल एचयूएफ। कुछ समझा अलग वाला पॉइंट, टैक्स ऑडिटिंग एंड बोलो इंडिविजुअल एचयूएफ, ठीक है। और बाकी चेक करो सब में रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल। और यहां पर जहां टीटीबी है, टीटीबी कौन सी वाली, टीटीबी, तो ये बी फॉर बुढ़ा आदमी 60 और अबव, बी फॉर बुढ़ा आदमी 60 और अबव, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला इन सब पर थोड़ी मेहनत करना, आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो याद करते हैं फिर से,
सी ट्रिपल सी 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 डी, डी 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 बी, फिर ई डबल ई ई ए ई बी, और कौन सा था फिर ई के बाद एफ तो है नहीं, जी 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 ए जी जी बी जी जी सी। सी वाली सीरीज इंडिविजुअल एच एफ, फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल, फिर डी वाली सीरीज इंडिविजुअल एच एफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल एच एफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल एच एफ, फिर सी डी के बाद ई वाली सीरीज सभी के सभी इंडिविजुअल, फिर एफ एनी, जी 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 एनी इंडिविजुअल एनी, एनी मतलब एनी पर्सन, इंडिविजुअल एच एफ फर्म कंपनी कुछ भी हो, एनी इंडिविजुअल एनी, और उसके बाद आता है इंडियन कंपनी और अदर्स, और फिर इधर आते हैं तो सब में रेसिडेंट इंडिविजुअल, सब में रेसिडेंट इंडिविजुअल, लेकिन दो को छोड़ के दो में ए आता है, एटी जे जे ए और एटी टी टी है। इन दोनों में क्या है, जे जे ए टैक्स ऑडिटी, ऑडिटर नहीं ऑडिटी, जिसका ऑडिट हो रहा है वो, और टीटीए में कौन था, तो उसमें था इंडिविजुअल एचओए, चेक कर लो भाई। और टीटीबी में बोलना भूल गया, टीटीबी बी फॉर बुड्ढा आदमी 60 और अबव, बोलो इतना याद रहेगा। अब देखो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग है ना, ये वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये 3 सेक्शन का, और इसके अलावा एटीयू का, ठीक है, बिकॉज वो रिलेटेड है थोड़ी बहुत। तो एटीडी डीडीबी, एटीडी डीडी और डीडीबी और एटीयू, ये 4 सेक्शन हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एटीई डिस्कशन कर लेंगे, फिर जी वाले सारे एक साथ कर लेंगे, फिर ये सब एक साथ कर लेंगे, और फिर सी वाले, ठीक है, जितने भी सी और सीसीएच है। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 वीडियो में ये सब डिस्कशन होगा, 4 से 5 वीडियो समझ लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एटीडीडी और एटीयू वाली। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले और 2 बात बोलनी है। देखो अब तक मैंने क्या बात बोली है, तो देखो एक तो ये डिफॉल्ट टैक्स रीजन, आई होप आपको एक याद है, एक, ठीक है, एक ही है। इसके बाद दूसरी और ये तीसरी, ये 3 चीजें मत भूलना भाई। पहला क्या नहीं बोलना है, ये एक, फिर ये 2 और फिर ये 3, ये 3 चीजें मत भूलना। और ये जो ये तो एप्लीकेबिलिटी, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। चलो बात करते हैं। तो देखना, मेरी इतनी सारी इनकम है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है, 25 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, ये टैक्स होता है 20% पर अंडर सेक्शन 112। फिर 111A ये टैक्स होता है 15% अंडर सेक्शन 111A। फिर पीजीबीपी जाता है नॉर्मल रेट्स में, नॉर्मल रेट, ठीक है, जैसे कंपनी की नॉर्मल रेट 25% 30% है, इंडिविजुअल की नॉर्मल रेट स्लैब में जाती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो देखो जितने भी लॉन्ग टर्म है ना, ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट। जितने भी लॉन्ग टर्म है याद रखना सभी स्पेशल रेट पर है, कोई नॉर्मल रेट पर नहीं है। और जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें 2 है, एक 111A जो जाएगा स्पेशल रेट से, स्पेशल टैक्स रेट से, और इसको छोड़कर बाकी सब अदर जो है ना वो जाएंगे नॉर्मल टैक्स रेट में, मतलब इंडिविजुअल है तो स्लैब में, वैसा अंडरस्टूड। जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है स्पेशल रेट से टैक्स होंगे, शॉर्ट टर्म में 111A और अदर्स, 111A जाएगा स्पेशल रेट से, और बोलो अदर्स जो वो टैक्स होंगे नॉर्मल रेट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे को बोलना ये जनरल रेट है, नॉर्मल रेट या स्पेशल रेट, स्पेशल रेट। ये बोलो ये भी स्पेशल रेट। पीजीबीपी ये नॉर्मल रेट में जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन है 111A में नहीं जाता, शॉर्ट टर्म में 2 ही है 111A और अदर्स, तो ये नॉर्मल रेट से जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो टोटल कितना इनकम हो गया, 25 और 5 30 और 7 37 और 1 38 लाख रुपए, 38 लाख रुपीज। मैं वापस कैसे लेना भूल गया, 38 लाख रुपीज। तो बोलो मेरी जीटीआई आई 38 लाख रुपीज। अब इसमें से स्पेशल रेट कौन सी है, तो देखो 5 लाख 111A और 25 लाख 112। इसको छोड़कर बोलो मेरे को कितना, 7 और ये 1 जनरल रेट में जाएगा बैलेंस। तो जीटीआई है ना, जीटीआई उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, स्पेशल रेट नॉर्मल रेट। स्पेशल रेट ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स मांगेंगे, और नॉर्मल रेट से बोलो स्लैब रेट या जो भी रेट एप्लीकेबल है उससे टैक्स मांगेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कितना बनता है, 10 लाख रुपए। मैंने यहाँ कैलकुलेट करके बोला है 80C to 80U, 10 लाख रुपए। पर याद रखना स्पेशल रेट के सामने डिडक्शन नहीं मिलते हैं, नॉर्मल रेट वालों के सामने ही डिडक्शन मिलते हैं। तो मेरे भले ही 10 लाख है, लेकिन बोलो मैं लेस कितना कर पाऊंगा, 8 लाख। बाकी 2 लाख क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये लॉस नहीं है जो कैरी फॉरवर्ड होगा, सेम ईयर में अगर नहीं हो पाया तो बोलो क्या करना है, इग्नोर, ठीक है, याद रहेगा ये पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट बोलो डिडक्शंस जो है, डिडक्शन जितने भी डिडक्शंस है, इसका क्रक्स क्या निकला, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A क्या ये क्लेम हो सकते हैं अगेंस्ट स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम मतलब वो इनकम जो स्पेशल रेट से टैक्स हो रही है, तो आंसर इज ना। क्या ये टैक्स हो सकते हैं अगेंस्ट नॉर्मल इनकम और जनरल इनकम, तो आंसर इज यस।
ठीक है, ये क्लियर है आपको? बोलो जल्दी। तो याद रखना। अच्छा, स्पेशल इनकम कौन सी है, स्पेशल टैक्स रेट, तो उसके लिए आप देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो फिलहाल वापस आते हैं। बोलो जीटीआई, याद रखना एनटीआई में बाइफरकेशन मत करना भाई, कान खोल के सुन लो। बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एनटीआई आने के बाद फिर बाइफरकेशन करते हैं। तो आप क्या करोगे, जीटीआई जो है ना, जीटीआई उसमें ऐसा अलग अलग कर दो। ठीक है, स्पेशल इनकम और बैलेंस इनकम। अगर स्पेशल इनकम है तो मेरे को बोलो उस केस में क्या होगा, स्पेशल के सामने डिडक्शन नहीं मिलेगा, बैलेंस के सामने मिलेगा। अगर मेरी बैलेंस इनकम 8 लाख रुपए तो डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 8। अगर मेरी ये बैलेंस इनकम 11 होती, 11, तो बोलो क्या होता फिर, तो फिर मुझे पूरा 10 मेरा डिडक्शन मिल जाता, 10 का 10, और मेरा ये इनकम आता 1 लाख रुपए। अंडरस्टूड? ये दूसरा बात मत भूलना। तीसरा बात, ठीक है, जिस पर हम बात करें उसके पहले बोलो कितने टाइप के टैक्स रिजिम है, दो। डिफॉल्ट, ठीक है, 115 बीएसी, और ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, रेगुलर टैक्स रिजिम। तो ऑल्टरनेटिव रेगुलर टैक्स रिजिम में ऑल डिडक्शन अलाउड है, और डिफॉल्ट 115 बीएसी में बोलो खाली 4 अलाउड है, 80 सीसीडी2, 80 सीसीएच2, 80 जेजेए और 80 एल। ठीक है, ये पहला। दूसरा, उसके बाद बोलो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आर अलाउड अगेंस्ट, बोलो स्पेशल इनकम नहीं, जनरल इनकम हाँ। ठीक है, जनरल मतलब जो बैलेंस में जाता है। ठीक है, स्पेशल जैसे 111 है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये सब स्पेशल में जाती है। अब आगे नेक्स्ट और आखिरी बात करते हैं बेसिक, फिर हम एक एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। अब है ना, इस चैप्टर देखोगे ना 6 से, तो इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसा सब है। इसमें जो पार्ट सी है, मतलब सर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो मतलब देखो इतनी सेक्शन, जे जे ए, क्यू क्यू बी और आर आर बी। वैसे इसमें बहुत सारी सेक्शन है, एटी आई वाला सीरीज वो सब, लेकिन वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप 3 याद रखना, जे जे ए, क्यू क्यू बी, आर आर बी, जे जे ए, क्यू क्यू बी, आर आर बी। ये सब किधर है, पार्ट सी के अंदर। ये सब किधर है, क्या हो गया ये, हाँ, ये सब किधर है, पार्ट सी के अंदर। तो इन सब जो है ये सब, इसका डिडक्शन अलाउड है इफ रिटर्न इज फाइल्ड विद इन, बोलो ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). आपकी जो भी ड्यू डेट पड़ती है 31 जुलाई, 30 नवंबर, ठीक है, जो भी ड्यू डेट्स पड़ती हैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, तो आपकी जो भी ड्यू डेट्स पड़ती हैं उस ड्यू डेट तक अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तो ही डिडक्शन अलाउड है, वरना नहीं। ठीक है, ये सबके लिए रूल है या इतनी सेक्शंस के लिए, खाली इतनी सेक्शन। कौन सी, जे जे ए, क्यू क्यू बी, आर आर बी। इसमें जे जे ए है ना, जे जे ए, अगर आपको याद हो सीसीडी2, सीसीएच2, जे जे ए और एटीएल है। क्या बोलना चाहता हूं मैं, जे जे ए कोई भी रीजिम हो अलाउड है, और क्यू क्यू बी, आर आर बी बोलो खाली डिफॉल्ट में अलाउड नहीं है, रेगुलर टैक्स रिजिम में अलाउड है। आई होप आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, तो ये 3 सेक्शन भूलना मत। ये कोई भी रीजन में लेस हो रहा है, जो भी रीजन में लेस होता है, ठीक है, ये दोनों रीजन में होगा, ये रेगुलर रीजन में होगा। तो जो भी रीजन जो भी रीजन में ये लेस हो रहा है, बोलो मेरे को वहां पर आपका रिटर्न मस्ट हैव बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। कह रहे हैं ये, लेकिन इसको छोड़कर बाकी 80 सी से लेकर 80 यू में जो भी सेक्शन आती है, ये 3 को छोड़कर उन सबका रिटर्न टाइम पर फाइल करो, या ड्यू डेट तक, या फिर बिलेटेड 31 दिसंबर तक करो, कोई वादा नहीं है, हमेशा डिडक्शन लेस करने मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी 3 बातें हो गई। पहला पहला मैंने क्या बोला, 115 बीएसी में 4 डिडक्शन अलाउड है, वर्सेस जो रेगुलर रीजन है उसमें ऑल डिडक्शन अलाउड है, 1। फिर दूसरा मैंने क्या बात करा था, दूसरा अगर आपको याद हो तो दूसरा हमारा ये बात हुआ था, भाई कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अच्छा, मैंने इसके अलावा ना एक बात ये बोली है, एप्लीकेबिलिटी। हाँ, एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, स्पेलिंग इग्नोर कर दो, एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, और 3 बातें हुई हमारी। तो पहला बोलो 115 बीएसी वर्सेस रेगुलर टैक्स रिजिम, ये। उसके बाद दूसरा हमारा क्या बात हुआ, तो जनरल इनकम के सामने आपको डिडक्शन मिलेंगे, स्पेशल इनकम के सामने आपको डिडक्शन, स्पेशल चलेगा, शॉर्ट में लिखने को कंटाला रहा है, डिडक्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा बात। और तीसरा और अभी जो बात हुआ वो ये वाला, ठीक है, पार्ट सी, याद रहेंगे। बोलो पहला कौन सा, रिजिम में लिखने रहा हूं, याद करना, पहला रिजिम वाली बात। दूसरा, फिर जनरल इनकम के सामने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 अलाउड है, स्पेशल के सामने नहीं। और तीसरा बात क्या, पार्ट सी वाले जो डिडक्शन है, पार्ट सी वाले मैं लिख दे रहा, पार्ट सी वाले जो डिडक्शन है मेरे को बोलना उस केस में क्या करना है, पार्ट सी वाले कौन से, जे जे ए, क्यू क्यू बी, आर आर बी, जे जे ए, क्यू क्यू बी, आर आर बी, ये तीन का डिडक्शन मिलेगा ओनली इफ रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 131, जो इन शॉर्ट टाइम पर है रिटर्न। ठीक है, जो भी आपका टाइम लिमिट हो, 31 जुलाई, 30 नवंबर, अक्टूबर, जो भी है, दिसंबर इज अब डिलेटेड,
बोलो दिसंबर में करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, इट मस्ट बी फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। क्लियर है ये? इसके रिलेटेड मॉड्यूल में क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, किसके रिलेटेड है सर, ये रिटर्न फाइलिंग के चक्कर के रिलेटेड। देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना, ढूंढना पड़ेगा उसको। उसकी सेक्शन कौन सी थी देखा तुमने? 80AC में लिखा है, 80AC। ठीक है, ये देखना, जब ढूंढोगे तो मिलती नहीं, जब नहीं ढूंढना तो मिल जाती है। लो मिल गई, 80AC पार्ट सी वाले। और देखो इतने सारे, लेकिन हमारे सिलेबस में ये सब है नहीं, तो मैंने जो है वही याद करें, JJA QQB RRB। बाकी सब जो है वो आप पढ़ना एट अ फाइनल लेवल। भाई पार्ट सी में इतने सारे डिडक्शन है, अपने सिलेबस में खाली 3 है। इधर देखो, अभी काम करना आप जो है, बस इतना क्वेश्चन इतना सॉल्यूशन है। ये वीडियो पॉज करो, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना जल्दी से। चलो मैं आपका वेट करता हूँ। आई होप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके एक बार ये सब सॉल्व कर लिया होगा। देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ, बोलो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर ग्रांट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA QQB RRB। इन तीन का बोलो, रिटर्न मस्ट हैव बीन फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। Filing of audit report in the prescribed form is must for a corporate assessee. Filing of return within the due date. Filing of return within the due date as laid down in section 131(9)(1) is not required. This statement is not correct. 80AC stipulates compulsory filing of return on or before the due date under section 139 subsection 1 as a precondition for availing the deductions under section 80 JJ. Inter alia मतलब among other things. Among other things मतलब क्या? या जैसे यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, ये सब पार्ट सी वाले हैं, सब पार्ट सी वाले, पर अपने सिलेबस में ये सब नहीं है। तो इतना काम का दिमाग पर जोर मत दो और याद मत करो, JJA याद करो और QQB और RRB याद करो। ठीक है, तो इंटर मतलब अमंग अदर थिंग्स। तो अमंग इतनी सारी सेक्शंस के बीच में एक है 80 JJ, ऐसा बोलना चाहता है। क्लियर है? सॉरी बोलो, रिटर्न टाइम पर फाइल होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) बिलेटेड will डी बार मतलब प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा, ऐसा कुछ। एन एसएससी फ्रॉम क्लीनिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। क्या 130 बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से आपका एसएससी जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB टाइम पर फाइल कर सकता है, आई मीन डिडक्शन फाइल कर सकता है, इफ द एसएससी एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब डिफॉल्ट में नहीं है, मतलब ऑप्शनल रिजिम मतलब रेगुलर रिजिम में है, उससे तो सारी डिडक्शन अलाउड है। लेकिन गलती क्या करी, 80 QQB बिलेटेड है, मतलब टाइम पर नहीं है। बोलो भाई, JJAA QQB RRB, मेरे को बोलना डी बार हो जाएगा, मतलब क्या, रोक देगा आपको डिडक्शन क्लेम करने से। आई होप आपको क्वेश्चन समझा होगा, चेक करो। द assessee has to furnish his return on or before the due date under 139 to be eligible to claim deduction under section 80 QQB among the other deductions। क्लियर है ये? तो हमारा ये क्वेश्चन जो था वो बेस्ड था इसके ऊपर। तो भाई फाइनली बोलो, 3 चीजें याद हो चुकी होंगी। ठीक है, देखो पहला ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, फिर सेकंड ये, मतलब शॉर्ट में ये स्पेशल इनकम के सामने नहीं मिलेगा, नॉर्मल इनकम के सामने मिलेगा। थर्ड ये पार्ट सी के सामने डिडक्शन दोनों अलाउड है, लेकिन पार्ट सी वाले जो डिडक्शन है ना, उसका रिटर्न मस्ट हैव बीन फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। भाई ये प्रोविजन है, क्लियर है आपको? तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये एप्लीकेबिलिटी। आई होप आप 4 चीजें बुरे नहीं हो। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और चौथा पॉइंट मैंने क्या सिखा दिया तुमको, एप्लीकेबिलिटी। याद रहेगा ये। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेक्शन 80D। ये वीडियो में हम लोग जो है 4 सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं। पहली वाली कौन सी है? तो पहली वाली है सेक्शन 80D, फिर है सेक्शन 80DD, उसके बाद है सेक्शन 80DDB और उसके बाद है सेक्शन 80U। 80D, 80DD, 80DDB और 80U, ये 4 डिडक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहला हम करते हैं 80D। अब देखो 80D जो है ना, ये पहले तो मेरे को बोलो 80D किसको एप्लीकेबल है, याद है आपको? CCCCCD, DDD, D जो था ना इंडिविजुअल एचवेल, और DD और DDB रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचवेल, अगर याद हो तो। देखो पहला पॉइंट, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचवेल। बोलो इतना तो याद हो ही गया होगा, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचवेल। यहाँ कितनी पेमेंट का डिडक्शन मिलता है? तो 4 पेमेंट। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस को इवन मेडिक्लेम भी बोलते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस था, मेडिक्लेम इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस जो भी बोलना चाहो। तो यहाँ 4 पेमेंट का डिडक्शन मिलता है। पहला बोलो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचएफ। दूसरा पॉइंट 4 पेमेंट है। पहला बोलो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा, LIC का 80C में मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू CGHS।
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं ये स्कीम एप्लीकेबल है खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो इस केस में क्या होता है, आपकी सैलरी से जैसा पीएफ कट होता है ना वैसे एक अमाउंट कट हो जाएगा, इट इज नथिंग बट अ मेडिक्लेम। और फिर उसके बाद है ना, अगर मान लो फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, फैमिली मतलब कौन, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, अगर फैमिली में कोई बीमार हो गया तो कुछ नोटिफाइड हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। जैसे मुंबई में, मैं दहीसर में रहता हूँ, तो मुंबई में बोरीवली में, मलाड में, अंधेरी में, ऐसी कुछ जगह पर नोटिफाइड हॉस्पिटल है। अब उस हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारा इलाज फ्री में होगा, फ्री में इलाज होगा। तो इसको बोलते हैं सीजीएचएस स्कीम। इसमें पेरेंट्स के लिए एक्चुअली डिडक्शन होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पैसा कटा ही नहीं है। तो लॉजिकली इधर पेरेंट्स के लिए सीजीएचएस स्कीम है ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं मत सीजीएचएस के बारे में, भले मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है, बट एक्चुअली ये नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं होता। चलो आगे बात करते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस, सीजीएचएस मतलब मेडिकल प्रीमियम ही है वो, लेकिन सैलरी से कट जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस, एक एज के बाद जो है आपको प्रिवेंटिव, जैसे मान लो 40 क्रॉस कर गया, अब देखो आपके पेरेंट्स को डॉक्टर ने बोला होगा कि 10-15 रिपोर्ट निकाल कर दे दो, या फिर देखो जो डायग्नोस्टिक सेंटर जहां ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं, आपने गौर किया होगा वहां पर लोग क्या करते हैं, वो लिस्ट लगी होती है कि इतना सब आप एक साथ करो, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। वो सब होता है ना, जो लिस्ट लगी होती है एक साथ, डायबिटीज का रिपोर्ट कराओ, XYZ रिपोर्ट कराओ, विटामिन डी, विटामिन B12 की रिपोर्ट कराओ, या ढेर सारी रिपोर्ट कराओ, चेक कर लो एक एज के बाद डायबिटीज तो नहीं हो गई, ठीक है। तो जो भी है उसके लिए जो खर्चा होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस, अंडरस्टूड। और चौथा है मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन पर्सन। हॉस्पिटल का बिल, शॉर्ट में हॉस्पिटल का बिल किसका, रेसिडेंट और सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब कौन, मोर देन और इक्वल टू 60 और अबव, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 60 ईयर्स का या तो उससे अबव वाला। बोलो चार नाम याद रहेंगे। पहला पॉइंट एप्लीकेबल टू, बोलो इंडिविजुअल एचओए। उसके बाद 4 पेमेंट का डिडक्शन मिलता है। पहला मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, फिर पीएचसी मतलब क्या, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है, शॉर्ट में बोलने जा रहा था। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो पीएचएस या पीएचसी है, क्या टाइपिंग करते हैं लोग, बोलो पीएचसी एक्सपेंसेस। और चौथा बोलो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अब मैंने इधर 3 ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो अब है ना, एटीडी कैलकुलेशन में है ना लगता ही इजी है, लेकिन दिक्कत आ जाती है जब हम कोई ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने क्या करा है, एक टेबल बनाया, टेबल की एक साइड कौन है, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अच्छा, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन किसका मिलेगा, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स का। पेरेंट्स कैसे, चाहे डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट हो, कैसे भी हो। लेकिन बच्चे कैसे हैं, याद रखना, बच्चे 80D फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डी फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन और 80C फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब कैसे भी हो, 80C में कैसा भी हो, चाहे डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट, 80D में डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब है ना टेबल देखो, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ये पार्ट ए, फिर ये पार्ट बी नीचे वाला, और ये अपना A+B, अंडरस्टूड। और सेम ये साइड कॉपी पेस्ट किया है। तो थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ, क्योंकि प्राइमा फेसी ऐसा देखकर लगेगा कितना बड़ा टेबल है, सेम कॉपी पेस्टेड है, ठीक है। अब सबसे पहला हम पार्ट ए डिस्कस कर रहे थे, इतना बस, इसके आगे तुम पढ़ना ही मत, ठीक है। और यहाँ जो लिखा है, क्या ये साइड सेम ही चीजें लिखी है, हाँ, बट ये साइड कौन है मालूम है, पेरेंट्स, और ये साइड कौन है, सेल्फ, स्पाउस एंड डीसी। बोलो तो इन शॉर्ट डिडक्शन किसके लिए मिलेगा, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, फादर और मदर, मतलब आपकी फैमिली एंड आपका पेरेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं, बोलो यहां तक मेरे को बोलना अपना डिस्कशन क्या हो गया, मेरे को बोलना सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचओएफ, 4 पेमेंट का डिडक्शन मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया, फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस और मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, ठीक है। अब देखो, अच्छा, और अब डिडक्शन का टेबल 2 टाइप है, 2 पार्ट है, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और एक साइड बोलो फादर मदर। अब सबसे पहला आपको इन लोगों में से कोई, ठीक है, अगर रेसिडेंट है, ये लोगों में से कोई भी अगर रेसिडेंट है प्लस सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट मतलब ROR या RNOR, कोई भी रेसिडेंट है और सीनियर सिटीजन 60 और अबव वाला, और जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो उसका मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर 27,000 है तो बोलो कितना लेस हो जाएगा, 25,000। कितना नहीं हो पाया, कितना बच गया, 2,000, तो 2,000 को नीचे कैरी फॉरवर्ड करना, कुछ समझा आपको। मान लो अगर ये 4 में से कोई रेसिडेंट और बुढ़ा आदमी है, ठीक है, रेसिडेंट बुढ़ा आदमी है, तो उस केस में मान लो 23,000 है, तो बस इधर 23 आएगा,
नीचे कुछ बचा ही नहीं लेकर जाने को। लेकिन अगर मान लो 28,000 है तो 25,000 इधर आएगा, कितना नहीं हो पाया 3,000, तो 3,000 इधर लेना इनर कॉलम में, ठीक है। और भी कुछ चीजें ऐड करना, फिर इसका भी लिमिट है, ठीक है। दोनों ही केस में लिमिट कितना है 25,000। बोलो इतना क्लियर है। तो हमारे पास दो टाइप के डिडक्शन है। बोलो पहला डिडक्शन कौन सा है, एडिशनल डिडक्शन, और दूसरा बोलो बेसिक डिडक्शन। दोनों की लिमिट बोलो मैक्सिमम 25, मैक्सिमम 25, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा ए। बोलो इतना तो समझ में आया होगा। एडिशनल डिडक्शन, बेसिक डिडक्शन, 25-25 का लिमिट है, दोनों को ऐड करोगे मेरा आंसर आएगा ए, ठीक है। अच्छा, ऊपर एडिशनल डिडक्शन किसको मिलेगा, जिनका भी नाम इधर लिखा है वो रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन है तो एडिशनल मिलेगा। लेकिन सबका मिलाकर बोलो, ये जितने भी है सबका मिलाकर मैक्सिमम कितना 25, क्लियर है ये। और ऊपर अगर रह गया तो बैलेंस आएगा, बैलेंस मेडिकल प्रीमियम, बैलेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम दी अबव प्लस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अदर्स। ये इसमें से मान लो ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन तो वो सब इधर आएंगे अदर्स में, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसके बाद बोलो पीएचसी एक्सपेंसेस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल करो, आपको मैक्सिमम मिलेगा 25,000। बोलो क्लियर है ये। आई होप आपको इतना टेबल तो समझा रहेगा, इतना कोई कंफ्यूजन। चलो मैं क्या करता हूं, मतलब ये आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तब वैसे पढ़ेंगे। अब एक काम करते, इतने पर खाली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा एटीडी जो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। बोलो पहला एप्लीकेबल टू, बोलो इंडिविजुअल एचओएफ, 4 पेमेंट है, उसमें से पहली 3 पेमेंट ऊपर आती है। मैंने चौथी क्यों नहीं लिखी है, बिकॉज है ना चौथी वाली को वरना आप इधर कवर करोगे। चौथी वाली पेमेंट इधर आती है पार्ट बी में, पार्ट बी में आती है, इस वजह से मैंने उसको लिखा नहीं है, ठीक है। तो बोलो पहले कौन सी आती है, मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद बोलना फिर सेकंड कौन सा आता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस, एडिशनल डिडक्शन, बेसिक डिडक्शन। अब देखो एक बेसिक क्वेश्चन है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, बोलो कौन कौन है। तो टेबल में 2 साइड है, टेबल की 2 साइड है, ठीक है। ये हो गया मेरा टेबल। एक साइड बोलो सेल्फ, क्या हो गया ये, हाँ सेल्फ, स्पाउस एंड डीसी, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और एक साइड बोलो फादर मदर। फादर मदर कैसे, डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट कैसे भी हो। तो अब जरा ऊपर चेक करना क्वेश्चन में, बोलो किसका किसका डिडक्शन मिलेगा। मिस्टर एक्स सेल्फ मिल जाएगा 56 ईयर्स का, मिसेस एक्स 59 की है, मतलब दोनों में से कोई भी 60 अबव वाला है ही नहीं, ठीक है। फिर बेटा है सन ए, मिलेगा डिडक्शन, डॉटर बी 27 की, मिलेगा डिडक्शन। अच्छा बच्चों के बारे में कुछ बोला नहीं है, मैं क्या अज्यूम करूं, मैं अज्यूम करता हूं डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं, भाई कुछ भी मत सोचना सर 25 का है 27 का, छोड़ो ना, अपने को क्या करना है, अज्यूम कर लो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट अज्यूम कर लो। अकॉर्डिंगली नीचे नोट लिख देना, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बच्चे आर अज्यूम टू बी डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो बोलो टेबल में सेल्फ है यस, स्पाउस है यस, और बच्चे डिपेंडेंट है यस, फादर मदर नहीं है, फादर मदर नहीं है। तो बोलो टेबल के इस साइड कुछ आएगा नहीं आएगा। अब बोलना कितने टाइप के डिडक्शन है, 2। पहला डिडक्शन बोलो सर, पहला आएगा एडिशनल डिडक्शन, मैं एडी लिख रहा हूं शॉर्ट में। बोलो पहला आएगा एडिशनल डिडक्शन। अब आप बताना मेरे को, पहला एडिशनल डिडक्शन बोलो, एडिशनल डिडक्शन बोलो कितना होता है, मैक्सिमम 25,000, और वो किसका मिलता है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। जरा चेक करो सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनमें से कोई 60 और अबव है क्या, नहीं है, तो बोलो एडिशनल डिडक्शन मिल। आई होप आपको ये समझा होगा। फिर आएगा सेकंड बेसिक डिडक्शन, बोलो बेसिक डिडक्शन सब लोग आएंगे, जो 1 में नहीं आता वो सब 2 में आएंगे। बोलो 18,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 और प्लस 7,000, ठीक है। जरा हिसाब करना कितना होता है भाई, तो देखो 15 15 30, मेरे ख्याल से 44,000 होना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, मैं कैलसी लेना भूल गया, अब लिंक टूट जाएगा, जाने दो, ठीक है। कैलसी मेरे पास नहीं है फिलहाल, तो मेरे को बोलना 44,000। बोलो मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हो, 25,000, और मेरा आंसर आएगा 25,000 प्लस ये साइड बोलो कुछ नहीं है तो नील, ठीक है। तो बोलो इस एग्जांपल में मेरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज 25,000। बोलो भाई कोणाला काही कंफ्यूजन ह्या क्वेश्चन मध्ये, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, चेक कर लो आप। अब दूसरा सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ना इसकी एज देखो, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन बना दिया। अच्छा एनआर होगा तो भाई एडिशनल नहीं मिलेगा,
एडिशनल किसको मिलता है? आर को। चलो एनआर पर बाद में बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। टेबल की दो साइड है, बोलो टेबल की एक साइड कौन आता है? टेबल की एक साइड, तो टेबल की एक साइड आता है सेल्फ, टेबल की एक साइड आता है सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और इस साइड आता है फादर मदर। ठीक है, बोलो सबसे पहला क्या आता है? तो सबसे पहला आता है, सर आप एग्जाम में अच्छे से लिखना है, एडिशनल डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन। फिर दूसरा बोलो, तो दूसरा आता है सर, दूसरा आता है बेसिक डिडक्शन, यहां पर भी आएगा दूसरा बेसिक डिडक्शन। ठीक है, अब मेरे को बोलना क्वेश्चन में कौन कौन एलिजिबल है, बताओ मेरे को। बोलो मिस्टर एक्स एलिजिबल है, मिसिस एक्स एलिजिबल है, और बच्चे उनके सन ए और डॉटर भी। कुछ बोला नहीं है, मैं डिपेंडेंट अज्यूम करता हूं। अच्छा टेबल की साइड फादर मदर है क्या? नहीं है, तो फिर ये साइड इग्नोर कर देना, कट मत करो, नील लिख दो, नील, वो है ही नहीं, तो नील है नहीं, मतलब आई मीन टू से कि उनका मेडिकल प्रीमियम नहीं पेड है। ठीक है, नील नील। इस साइड आते हैं, अब बोलो क्या इनमें से कोई भी आपको रेसिडेंट सीनियर सिटीजन दिख रहा है? सर मेरे को ये दिख गया, इसका मतलब ये बंदा एलिजिबल है फॉर एडिशनल डिडक्शन। बोलो कितना है? 28,000, तो मैं यहां लिखूंगा 28,000, 28,000। अब अगर आपको याद हो 28 तो लिख दिया आपने, लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 25, तो आपने यहां 28 लिखा, इधर आएगा कितना? 25,000। कितना नहीं हो पाया? 3,000, तो वो नीचे वालों में ऐड हो जाएगा 3,000। आई होप अब आपको समझा रहेगा, और फिर अदर देन वो ऊपर वाला इधर आएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। 28,000, बोलो कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? 25,000। कितना नहीं हो पाया? सर 3,000 नहीं हो पाया, ऊपर वाले का 28 में से 25 मिला, 3 नहीं मिला, तो बोलो 28 ले लिया, अब 3 बचे और तीनों एलिजिबल है, तो 15 और 4 19, 15,000 प्लस 4,000 एंड प्लस और एक था, कितना है? 7,000। भाई करो जरा कितना होता है, आई थिंक 29,000 होता है, चेक कर लो आप एक बार, 29,000। ठीक है, तो बोलो अगर अगर मान लो ये 19,000 होता ना, 19,000, 19, तो मैं 19 लिख देता, क्योंकि मैक्सिमम 25 का डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम 25 है ना, पर मेरा तो बोलो है ही कितना? 29, तो कितना लेस करूं? 25। भाई 25,000, और मेरा आंसर आएगा इधर का टोटल बोलो 50,000। मैं फिर से बोलता हूं, अगर ये 19 होता तो मैं इधर 19 लिखता, और 25 और 19 कितना होता? 44,000 डिडक्शन मिलता। बट फिलहाल तो बोलो 50 और ये नील, तो मेरा डिडक्शन आएगा अंडर सेक्शन 80D, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 50,000। और अगर आप 115 बीएसी में हो तो 80DD नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल टैक्स रीजन में हो, रेगुलर टैक्स रीजन में तो मिलेगा, 50,000 लेस हो जाएगा। बोलो भाई ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें फादर मदर भी है, फादर मदर भी। तो देखो टेबल की कितनी साइड है? दो साइड, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और एक साइड फादर मदर है। तो जैसे ही फादर मदर का क्वेश्चन दिखाना, ये देखो बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, फादर मदर अलग है, ठीक है, अपनी फैमिली, और बोलो फादर मदर। ठीक है, अब मेरे को बोलना टेबुलर कॉलम बनाओगे, थोड़ी बड़ी बना देते हैं, तो कैसी रहेगी? ऐसी वाली, तुम अच्छे से बनाना, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज जो लिखना है लिखो। इधर देखो, अब टेबल की इस साइड कौन कवर्ड है? सेल्फ, हाँ, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और टेबल की ये साइड कौन कवर्ड है? फादर मदर, फादर मदर कवर्ड है। अब मेरे को बोलना एलिजिबल कौन कौन है, तो सबसे पहला बोलो सेल्फ एलिजिबल है, रेसिडेंट 65 है, खुद बोलो उसकी वाइफ, क्या वो एलिजिबल है? हाँ एलिजिबल है, लेकिन भाई गौर से देखना, एनआर है, हाँ एनआर, बोलो एनआर 62, एडिशनल नहीं मिलेगा, बेसिक में अलाउड है। ठीक है, चलो बात करते हैं उस पर। डिपेंडेंट बेटा, बोलो बेटा डिपेंडेंट है, अलाउड है, बेटी इंडिपेंडेंट है, नॉट अलाउड, आई मीन डिडक्शन नहीं मिलेगा। और मम्मी पापा तो कैसे भी हो, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, बोलो डिडक्शन मिलेगा, हाँ। तो टेबल की एक साइड देखो एक्स, मिसेस एक्स सन है, टेबल की दूसरी साइड फादर मदर, और डिडक्शन हमारे पास दो है, पहला बोलो एडिशनल डिडक्शन, दूसरा आएगा बेसिक डिडक्शन। यहां आएगा एडिशनल डिडक्शन और आएगा बेसिक डिडक्शन, दोनों में बोलो मैक्सिमम 25-25। ठीक है, अब बताना मेरे को, बोलो टेबल की एक साइड कौन कौन आएगा? तो इन तीनों में से
ये तो है ही नहीं एलिजिबल। इन तीनों में से कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है क्या? ये तो है ही नहीं, कुछ बोला नहीं है। ये एनआर है, नहीं चलेगी। ये रहा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, तो मेरा ये जो ना ये 27 वो इधर आ जाएगा। मिस्टर एक्स, बोलो 27 में से कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 25,000। मैं रेड से लिखता हूं। हाँ बोलो 25,000। कितना नहीं मिल पाया सर? 2,000 नहीं मिल पाया, तो नीचे आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड प्लस। बोलो 27 हो गया। अब बचे कौन कौन? ये दोनों 13 और 7, तो नीचे आ जाएंगे 13,000 प्लस 7,000, और ये आपका हो जाएगा कितना? 22,000। अगर ये 32 होता तो मैं कितना लिखता? 25 लिखता, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सीड 25। बोलो भाई ये क्लियर है? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अच्छा, आई होप आपको समझा रहेगा। ये एनआर 62 है ना, वो इधर एलिजिबल है बेसिक के लिए, बट एडिशनल नहीं मिलेगा। अगर ये आर होती ना तो मैं ऊपर है ना इन दोनों को ऐड करके इधर लिखता। कितना आता? 27 और 40,000, फिर 25 लिखता, ऊपर 25 और नीचे बैलेंस आता मेरा 15,000, और फिर ऐड करता मैं। कुछ समझा आपको? फिलहाल तो बोलो वो एनआर है तो बोलो एडिशनल नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक तो अलाउड है। क्लियर है ये? अब टेबल की स्टार्ट आते हैं। मम्मी पापा, बोलो पापा रेसिडेंट 87, मम्मी नॉन रेसिडेंट। बोलो मम्मी एनआर है, उसकी वाइफ और मदर एनआर है, तो बोलो मम्मी नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल, लेकिन मम्मी को बेसिक मिलेगा, पापा को दोनों मिलेगा। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन 9,000 है, तो बोलो पापा तो इधर ही 9,000, ये 9,000 ही है। बोलो नीचे कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा सर, 9,000 ही इधर खत्म हो गया। अगर 29 होता तो मैं 25 लेके 4 नीचे लिखता। क्लियर है ये? और बोलो नीचे मम्मी का कितना है? 27, लेकिन मम्मी का आएगा मैक्सिमम 25,000। अब भाई जरा टोटल करो, ये तुम्हारा होगा 47,000। देख लो, ठीक है। मेरे टोटल एक बार ही चेक कर लेना, मैंने शायद ओरली टोटल कर तो शायद गलत हो, ऐसा होगा नहीं बिकॉज मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, बट फिर भी देख लेना। 25 ने 10 35 तो 34। ठीक है, चेक करो। एंड देयरफॉर मेरा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D विल बी, अब बोलो इन दोनों को ऐड करोगे 81,000 होता है क्या? चेक कर लेना। इन दोनों को ऐड करेंगे 47 और 34 टोटल, मेरा टोटल डिडक्शन आएगा अंडर सेक्शन 80D 81,000। आई होप अब आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ गया होगा यहां तक। बोलो एडिशनल डिडक्शन, बेसिक डिडक्शन, और यहां पर भी मैक्सिमम 25, मैक्सिमम 25। जिनका नाम लिखा है उसमें से कोई रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन तो इधर आएंगे, जिनका नाम लिखा है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन इधर, कुछ बच गया तो बैलेंस इधर, कुछ बच गया तो बैलेंस इधर, बाकी जो ऊपर नहीं आए वो लोग इधर आएंगे। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है, हमारा इसी के साथ ए वाला पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज मेरी बोली रह गई है, वो मैं बोल देता हूँ। ये देख लो, इतना क्लियर है। अब इसमें और क्या ऐड होता है? अगर सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन है तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन वो किधर ऐड होगा? बेसिक में, बेसिक में। ठीक है, और पीएच एक्सपेंसेस, भाई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस ऊपर नहीं आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे याद रहेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस बोलो बेसिक में लेस होगा, ऊपर नहीं। कह रही है? अब आगे बात करते हैं, इधर देखो। अच्छा एक बात बोलो, ये 25, ये 25, तो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50। ये 25, ये 25, तो ये भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50। दोनों मिलाकर 1 लाख हो सकता है। हाँ? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा टेबल का हम बी पार्ट पढ़े उसके पहले, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर कैश में होगा तो ऐसे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, इग्नोर कर देना, अदरवाइज अलाउड है। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस, प्रिवेंटिव, चाहे वो कैश में हो या अदरवाइज हो, अलाउड है, याद रखना। ठीक है, एंड दूसरा बात, मैक्सिमम डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबका मिलाकर, सेल्फ, स्पाउस, वो पीसी नहीं डीसी है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सबका मिलाकर मैक्सिमम 5,000। तो बोलो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में नॉट अलाउड, बाकी कैसे अलाउड? पीएच एक्सपेंसेस कैसे भी अलाउड है, लेकिन सबका मिलाकर बोलो इधर प्लस इधर, दोनों मिलाकर बोलो आप जो अमाउंट लिख रहे हो ना इधर, वो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 5,000। टोटल 5,000 को एक्सीड नहीं कर सकता। इसके रिलेटेड मॉड्यूल में क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ पीएचसी को लेकर। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा वो क्वेश्चन करके, और हमारा फिर ये टेबल खत्म हो जाएगा। आई होप आपको पीएचसी के बिना ये टेबल बहुत अच्छे से क्लियर है।
चलो अब मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं, तो पीएचसी पर बात कर लेते हैं, फिर टेबल का पार्ट बी करते हैं और फिर अपना ये वाला खत्म। तो मॉड्यूल में 80D तुम देखिएगा तो बताना। ये देखो सेक्शन 80D की बात चल रही है। हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। तो अब हम करने जा रहे हैं मॉड्यूल का। भाई इतना क्लियर है? ठीक है, अगर देखो आपको समझ गया हो तो देखो ऐसा है डिडक्शन। टेबल की एक साइड कौन है? सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। एक साइड कौन है? फादर मदर। पहला डिडक्शन एडिशनल डिडक्शन, इधर भी पहला एडिशनल डिडक्शन, फादर मदर का एडिशनल, इधर खुद का और फैमिली का एडिशनल। फिर बेसिक डिडक्शन, इधर बेसिक डिडक्शन, दोनों मैक्सिमम 25, मैक्सिमम 25, मैक्सिमम 25। और ये मिलेगा रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन, ये मिलेगा रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन ऊपर वालों में से। अच्छा, इनका कुछ बैलेंस बचा तो बैलेंस इधर आएगा, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अदर देन वन, वो इधर आएंगे। सेम बैलेंस ऊपर वालों का, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अदर देन नंबर वन, अदर पर्सन का इधर आएगा। प्लस इधर और क्या आएगा? तो सीजीएचएस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाला, प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्लस सीजीएचएस एक्चुअली इधर नहीं होता प्रैक्टिकली, प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मैं तो ऐसे ही याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं होगा। सीजीएचएस पेरेंट्स के लिए नहीं होता, ऐसा बोल रहा हूँ। बोलो क्लियर है ये? और ये सब मिलाकर मैक्सिमम 25, ये सब मिलाकर इधर 25। तो तुम्हारा इधर आंसर मैक्सिमम 50 हो सकता है, इधर आंसर मैक्सिमम 50, टोटल 1 लाख। आई होप आपको ये क्लियर है। चलो मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं। अपने 1 करा, 2 करा, ये 3, और मॉड्यूल का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। पढ़ना, मिस्टर ए एजेड 40 ईयर्स, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 40 का है भाई, तो मतलब एडिशनल नहीं मिलेगा। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 टू इंश्योर हिज हेल्थ, खुद की हेल्थ, एज वेल एज बोलो हेल्थ ऑफ द स्पाउस। तो 20,000 का तो मेडिकल प्रीमियम भरा है, मैं इधर लिख देता हूं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ एंड स्पाउस का 20,000, और वो सीनियर सिटीजन नहीं है भाई, 40 साल का है वो, टू इंश्योर हेल्थ। ठीक है, ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 47,000 ड्यूरिंग द टू इंश्योर हेल्थ ऑफ हिज फादर, पप्पा का भरा है, पप्पा 63 ईयर्स के, बट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अज्यूम करता हूँ पप्पा रेसिडेंट होंगे, तो फादर रेसिडेंट प्लस 63 क्या है, उनका कितना मेडिक्लेम भरा है? 47,000 भर दिया। उसके बाद ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 3,600 टू सीजीएचएस ड्यूरिंग द ईयर, प्लस उसने सीजीएचएस भी भरा है, कितना बोला है? 3,600। उसके बाद ही हैज इनकर्ड 3,000 इन कैश, कैश अलाउड है किसके लिए? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो बोलो बाकी का तो कुछ बोला नहीं है, तो अज्यूम करते हैं बाय एनी मोड अदर देन कैश रहेगा। ही इनकर्ड 3,000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अलाउड है, अलाउड है, खुद का और स्पाउस का। कितना है खुद का, स्पाउस का? प्रिवेंटिव 3,000 रुपया। तो खुद का टेबल की एक साइड, अब ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना था भाई? 3,000। और बोलो, और 4,000 रुपया भरा है बाय चेक, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हिज फादर, 4,000 पप्पा का भरा, फादर का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4,000। ठीक है, कंप्यूट द डिडक्शन। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये इज एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट। 115 बीएससी के बाहर है वो, अगर 115 बीएससी में होता तो बोलो मैं मेरा आंसर एक लाइन में खत्म होता, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज पॉसिबल, बट वो क्वेश्चन भी फिर एक ही मार्क का होता। बट फिलहाल बोलो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लो। ठीक है, आते हैं वापस हमारी इस नोट्स में। बोलो ये क्वेश्चन था, तो इसको मैं स्ट्रेट नहीं लिख पाऊंगा, इधर देखो। बोलो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो टेबल बना दो, टेबल के 2 पार्ट, एक पार्ट में बोलो कौन होगा, एक पार्ट में बोलो सेल्फ, हाँ एक पार्ट में सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और एक साइड बोलो फादर मदर। ठीक है, और बोलो फिर आएगा तुम्हारा क्या? पहला एडिशनल डिडक्शन, इधर भी पहला एडिशनल डिडक्शन,
उसके बाद बोलो दूसरा बेसिक डिडक्शन, उसके बाद बोलो दूसरा इधर बेसिक डिडक्शन। बोलो क्लियर है ये? चलो अब लिखते हैं। मेरे को बोलना उसकी फैमिली में खुद तो कोई नहीं है 60 वाला, लेकिन पापा 60 वाले हैं, पापा। ठीक है, चलो। तो मेरे को बोलना खुद का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नीचे आएगा बेसिक डिडक्शन में, फिर सीजीएचएस भी नीचे आएगा और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी नीचे आएगा। तो 20, 3,600 और 3,000, ये तो आएगा नील भाई, कोई सीनियर सिटीजन या कुछ है नहीं। 20,000 आएगा, 3,000 और 3,600 आएगा। ठीक है, तो पहला मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 मेडिक्लेम एमआईपी प्लस प्लस बोलो सीजीएचएस 3,600 सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और एंड में हमेशा एंड में दिखाना प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव एंड में लिखना। बोलो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना है? प्रिवेंटिव है मेरा 3,000, प्रिवेंटिव मेरा है 3,000, ये है, ये हमेशा लास्ट लिखना, लास्ट। ठीक है, क्यों मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब मेरे को बोलो सबका मिलाकर मैक्सिमम कितना हो सकता है? देखो देखकर ही पता चल रहा है 25 से ज्यादा हो रहा है। तो 20 और 3, 3,600, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है 3,000 है, लेकिन मेरे को बोलो आपने कितना लिया है? तो मैंने लिया है 1,400 रुपए। बोलो 1,400 कैसे आया, 1,400 कैसे आया? ये देखो, ये हुआ तुम्हारा 23,600, और अब आप मैक्सिमम 25 ही ले सकते हो। इसका मतलब बोलो कितना ऐड करूं? 1,400, चेक कर लो आप, 23, 1, 24, हाँ 25,000। 25 का डिडक्शन अलाउड है, इसका मतलब जो बैलेंसिंग है ना, दैट इज पीएचसी। अगर मान लो ये तुम्हारा ये 15,000 होता, 15, तो फिर तुम्हें पूरा 3,000 लेता, फिर तुम्हें पूरा 3 लेता, और फिर मेरा पूरा बनता 21,600, क्योंकि 25 तक तो अलाउड है। आई होप तुमको ये समझा रहेगा। बट फिलहाल मेरा आया 1,400। बोलो कोई कंफ्यूजन? और इसी के साथ देखो मेरे ये तीनों हो गए, क्लियर है? अब पापा बोलो, पापा किधर आएंगे? पापा सर आएंगे, पापा एडिशनल डिडक्शन में 47,000। रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन, मम्मी या पापा में से कोई, तो बोलो पापा का इंफॉर्मेशन है 47। बोलो कितना मिलेगा? 25,000। कितना बच गया? तो 25 और 2 27 और 20 47, देख लेना भाई, बराबर है 22,000 बैलेंस बचा ऊपर से। 47 में से 25 मिला, 22 आया, प्लस पीएचसी एक्सपेंसेस। अब बोलो पीएचसी मेरा कितना पीएचसी है? 4,000 है, 4,000 है। बोलो मैं कितना ले सकता हूं? बोलो राइट बोल रहे हो क्या? मैं इधर 4,000 लिख दूं? हाँ लिख तो दो, लेकिन आप 4,000, अब देखो आपके दिमाग में आता रहेगा सर ये 25 हो सकता है, 25, तो फिर आप ले लो 3,000 रुपए, है ना? लेकिन एक बात बोलो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम सबका मिलाकर हो सकता है 5,000, 5,000 हो सकता है। तो जरा चेक करना अब। हाँ यहां पर बोलो मेरा इधर 25 हो सकता है, भाई ध्यान से सुनो प्लीज, 25 हो सकता है इधर। तो इस केस में बोलो मैं इधर मैक्सिमम 3,000 ले तो सकता हूं, लेकिन ये 3,000 प्लस ये 1,400, ये दोनों पीएचसी मिलाकर बोलो कितना होना चाहिए? 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चेक कर लो मेरा कितना हो रहा है? 4,400, हाँ लिमिट के अंदर है। पीएचसी खुद की लिमिट चेक करना, खुद की। ठीक है, तो बोलो ये आएगा मेरा 3,000। अच्छा 3 ही क्यों? आई होप समझा होगा तुमको, क्योंकि 22 और 3 25 होता है, अंडरस्टूड। लेकिन ये 3 लिखने से पहले मैंने इन दोनों को भी ऐड करके चेक कर लिया। बोलो ये तुमको समझाए? और मेरा यहां आंसर आएगा ये 25,000, और ये आएगा 25, 25, 50,000। और बोलो टोटल, भाई दोनों अलग अलग कॉलम है, मम्मी पापा और हम। बोलो तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D 50 और 25 कितना होता है? 75,000। मेरा डिडक्शन आएगा 75,000। चेक करते हैं मॉड्यूल में सॉल्यूशन। देखो 75,000 टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 25 प्लस 50। ठीक है ना? ये इन्होंने ऐसा वर्टिकली बनाया, मैंने ऐसा टी फॉर्मेट है, हॉरिजेंटली बनाया, जो भी आप बोलो, वर्टिकल हॉरिजेंटल जो भी है। तो क्लियर है ये? ठीक है, ये क्वेश्चन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पहले से मैं जब भी डीटी सिखाता हूँ ये क्वेश्चन जरूर कराता हूँ, बिकॉज है ना यहाँ पीएससी का लिमिट चेक होता है। और मैं अब एक बात बोलना, इन केस व्हाट विल बी योर आंसर इफ दिस अमाउंट इज नॉट 47,000 बट लेट्स से 42,000?
आप एक काम करना, आप अलग से लिखो क्वेश्चन 1A या ऐसा कुछ करके, एंड व्हाट विल बी योर आंसर इफ, मॉड्यूल में यहाँ लिख दो ऐसा ऐसा। और एक क्वेश्चन 1A, क्या नंबर है क्वेश्चन का, 7, क्वेश्चन 7A, व्हाट विल बी योर आंसर इफ, जो पापा के लिए प्रीमियम है दैट इज 42,000, प्रीमियम पेड फॉर फादर इज 42,000। तो मेरे को बोलना अगर ये 42 होता ना 42, तो बोलो मैं इधर कितना लिखता, 25,000, कितना बच जाता, 25 और 5 17,000, तो मेरा यहां आता 17,000। अब बोलो अब मेरा कितना मेडिक्लेम सॉरी पीएससी 4, तो मैं 4 लिख तो दूंगा, और 17 प्लस 4 बोलो कितना होता है 21, लेकिन मेरे को बोलना 21, तो अब मेरे को बोलो क्या मैं पूरा 4 अभी भी लेस कर सकता हूं, नहीं सर, अभी भी बोलो सेम स्टोरी होगी 1004, देखो ना 21 ये लिमिट के अंदर है, लेकिन बोलो 1400 और ये कितना कम पड़ रहा है, मेरे को बोलना 5,000 तो 3,600, कुछ समझा, देखो मेरे को बोलो, मैं फिर से बोलता हूँ, सुनो सुनो, देखो 47 नहीं है ये, मान लो ये है 42,000, ठीक है, तो बोलो ये क्वेश्चन में 42 है, तो मैं यहाँ 25 लिखूंगा, ये राइट है, 25 आ गया, कितना बच गया, तो मेरा बच गया 17,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा 17,000 प्लस पीएचसी मेरा लिख दूंगा 4,000, लेकिन 4 का अब देखो 17 प्लस 4 21, ये तो लिमिट के अंदर है, ये तो 25 को क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो 4 पूरा लेस हो सकता है, लेकिन बोलो उधर देखो तुमने पीएचसी कितना ऑलरेडी लिखा है 1,400, तो बोलो 5,000 माइनस 1,400, आपका अब मैक्सिमम कितना आ सकता है मालूम है 3,600, चेक कर लो, 3 और 1 4, हाँ 5, और आपका अब ये कितना आएगा मालूम है 20,600, 17,000 प्लस 3, देखो ये 25 की लिमिट के अंदर है तो वो मगर नहीं, लेकिन वो टोटल 5 हो सकता है, कुछ समझा आपको, 20,600, और आपका यहाँ टोटल बन जाएगा 45,600 इफ पापा का 42 है, तो 25 और 42 45,600, 25 और 45,600 टोटल कर लेना, कुछ समझा भाई, ठीक है, आई होप आपको पीएचसी अब अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो अब देखो हमारा इसी के साथ ये 4 क्वेश्चन हो गए, एंड मेरा एटीडी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एटीडी में इंपॉर्टेंट यही है, बट ये हो गया टेबल का ए पार्ट, एडिशनल बेसिक 25 25 25 25 टोटल 50 मैक्सिमम, रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन अदर्स, बैलेंस सीजीएचएस और पीएस एक्सपेंसेस, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अब आगे तो देखो आपका ना इसी के साथ ये ए आंसर आ गया, पिंक वाला ए, अब पिंक वाला बी, ये बी क्या है तो चेक करो, ये पढ़ना वीडियो पॉज करके, मेडिकल एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा है किसका, रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन। अब देखो आपने सुना होगा बहुत सारी जनरली क्या होता है 60 इयर्स के बाद जो है बहुत सारी कंपनीज डिनाई कर देती हैं कि अब मेडिक्लेम नहीं हो सकता, बहुत एक पर्टिकुलर एज के बाद मेडिक्लेम नहीं मिलता, तो मेरे को बोलो मेडिकल एक्सपेंसेस है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के, अगर उनका मेडिक्लेम पेड नहीं है, अगर कोई रेसिडेंट प्लस बुढ़ा आदमी है, रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन ऐसा आदमी है जिसका हॉस्पिटल का खर्चा हो गया है लेकिन उसका मेडिक्लेम था ही नहीं क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, तो बोलो इसका जो हॉस्पिटल का खर्चा है ना उसका डिडक्शन यहाँ मिलेगा, लेकिन वो भी बोलो मैक्सिमम कितना 50,000, 50 का डिडक्शन मिलेगा भाई, 50, अंडरस्टूड, और यहाँ पर भी बोलो मैक्सिमम 50, सेम कहानी है, हॉस्पिटल का खर्चा है किसका, रेसिडेंट बुढ़ा आदमी, और बोलो जिसका मेडिक्लेम नहीं है, मेडिक्लेम नहीं तो ये डिडक्शन दे रहा है ना, तो ये देखो ये आपका टोटल 50 हो सकता है, अब ये भी बोलो टोटल 50 ही आ सकता है मैक्सिमम, 55 का खर्चा करा तो 50, यहाँ देखो 55,000, यहाँ आएगा 50, लेकिन अगर खर्चा ही 35 का हुआ है तो बोलो 35,000, अंडरस्टूड, और ए प्लस बी इन दोनों मिलाकर भी भाई मैक्सिमम का भी मैक्सिमम है, बोलो 50-50, इन शॉर्ट क्या मैं बोल दूं, ये आंसर मान लो तुम्हारा 50 आया, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, और ये 50 आया, ये भी 50 आया, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, मैं मैक्सिमम लिमिट लिख रहा हूं, तो ये दोनों 50 मिलाकर भी तुम्हारा आंसर 50 ही आएगा, इसका मतलब बोलो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कभी भी 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं आ सकता, अगर आया तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। आई होप आपको 80D बहुत अच्छे से समझा रहेगा, ठीक है, देखो बहुत मेहनत करी थी मैंने ये टेबल बनाने में, जब मैं पहली बारी नोट्स बना रहा था ये सब की, आज नहीं, ये तो सदियों पहले बना रखी है मैंने, ठीक है, तो खैर बोलो सेक्शन नंबर बोलो 80D एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ, 4 पेमेंट है, 3 ऊपर 1 नीचे, अब तो फिर बैठ गया,
एडिशनल बेसिक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन में एडिशनल मिलेगा 25 टोटल 50 हो सकता है मैक्सिमम। फिर पार्ट बी मेडिकल एक्सपेंडिचर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, उसका मेडिकल प्रीमियम पेड नहीं है, बोलो मैक्सिमम 50 और ऐड करो मैक्सिमम 50। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश नॉट अलाउड, बाकी कैसे भी अलाउड। और पीएससी कैसे भी अलाउड है, लेकिन वो लिमिट है 5, सबका मिलाकर 5 है, ठीक है। बोलो एटीडी में कोई कंफ्यूजन यहां तक? एक लास्ट बात कर लेते हैं, फिर हमारा एटीडी में तो मेरे को और कुछ नहीं कराना, ठीक है। तो इधर देखो, अच्छा मॉड्यूल में शायद और एक क्वेश्चन है, बट वो सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 7 के बाद शायद और एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, बट उसमें कोई दम नहीं है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम कर लोगे। ये देखो, ये कर लेना आप। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, या तो इंस्टा पर मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स के नीचे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसी में भाई 80D में हूं मैं। पेड इन लमसम, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, मतलब एक बार ही प्रीमियम भर दो, अगले 3 साल तक चलेगा, अगले 5 साल तक चलेगा, एक बार का वन टाइम प्रीमियम है। तो इस केस में क्या करना है, डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम द प्रीवियस इन विच लमसम अमाउंट इज पेड टिल, बोलो प्रीवियस इन विच इंश्योरेंस इज इन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम पेड है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लेट्स से 1 जुलाई 2000, तुम्हारा एग्जाम कब है, तो मई 24, नवंबर 24 और जनवरी 25, तो आपका प्रीवियस होगा 23-24, तो प्रीवियस लेट्स से 23 में, ठीक है। 1 जुलाई 23 को पेड है, दैट इज असेसमेंट 24-25 में पेड है। अब प्रीमियम पेड है 1 जुलाई 2023 को, और अब जो है मान लो ये प्रीमियम का अमाउंट जो था ना, प्रीमियम ये था मान लो 30,000, एंड इट इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो मेरे को बोलना 3 ईयर्स कब से कब तक होंगे, तो देखो 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होकर तो 30 जून 2024 एक साल होगा, 23-24 एक साल होगा, फिर 30 जून 25 दूसरा साल, और 30 जून 26 तीसरा साल। बोलो अग्री करते हो, है ना, 3 साल हटाइए, बोलो। तो मेरा प्रीमियम देखो 3 साल ऐसे होगा, बोलो भाई अग्री करते हो आप। जुलाई 23 से 24 एक साल, 25 दूसरा साल, 26 तीसरा साल। अब मेरे को बोला प्रीवियस ईयर कौन से हैं ये, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर जुलाई 23, मतलब 23-24, फिर बोलो 24-25, फिर 25-26, और 30 जून 2026 कौन से साल में आएगा, तो 26-27। बोलो भाई क्लियर है ये। एंड आपका ये जो प्रीमियम है कितना है भाई, 30,000, जिसकी लाइफ तुम कितना 3 साल बोल रहे थे वो, अब मेरे को बोलना 3 साल वाली, इसका रिडक्शन मिलेगा 30,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, कितना आएगा 15, 7,500 रुपया। चेक करें ना भाई, 4 डिडक्शन मिलेंगी 7.5 की, और हमारा एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये है। तो आप करंट ईयर में कितना लेस करोगे, प्रीमियम 7,500। और बोलो अगर 1 सेकंड मान लो, 1 सेकंड, ये 27,500 था, 27 7.5 यहाँ था 27,500, तो बोलो मैं कितना लेस करता, तो टेबल में पहुंच जाओ 25,000। अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो बोलो ऊपर लिखा 27,500, 25 आता, 2,500, 2,500, 27,500 पूरा मिलेगा, समझा, ठीक है। तो देखो हमारा इसी के साथ 80D खत्म हो गया, ठीक है। मैं जरा चैप्टर रिकॉल करा दूं आपको, जो है पहला क्या करना था चैप्टर में, देखो पहला 3 पॉइंट याद करे थे मैंने, वो कराए थे मैंने, 115 बीएससी वर्सेस वो याद है, 115 बीएससी में आपको खाली 4 ही डिडक्शन मिलेंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में सब मिलते हैं। इसके बाद दूसरा जो था ना, दूसरा वो कौन सा था हमारा, सेकंड जो था वो ये पॉइंट था अपना, कौन सा था भाई सेकंड, एक तो 115 बीएससी वाला था, हाँ ये वाला, सॉरी, ये जनरल डिडक्शन के सामने मिलेगा, और ये पार्ट सी वाला रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करनी है, ठीक है, ये 3। और फिर एप्लीकेबिलिटी कराया था, एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। अब देखो हमारा इसी के साथ 80D हो गया। अब बात करते हैं 80DD। डीडी फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट, डीडी मतलब बोलो डिसेबल्ड डिपेंडेंट, डिसेबल्ड मतलब हैंडीकैप्ड, ठीक है, डिसेबल्ड जैसे ब्लाइंड पर्सन है, बोलो डिसेबल्ड डिपेंडेंट, हैंडीकैप्ड है वो। तो 80DD का है, बोलो 80DD, 80C, ट्रिपल सी, CCD, DDDDB, D is applicable to individual HF, but DD is applicable to, बोलो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है ना, पेमेंट भाई सुन लो कान खोल के,
जो पेमेंट कर रहा है ना वो है रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ, वो है रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ, ठीक है। और वो दो पेमेंट कर रहा है, पहला वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे कर रहा है, देखो मैं पहले बोलता हूं ये है क्या। तो सेक्शन 80 डीडी जो है 80 डीडी, यहां पर दो पेमेंट है, दो पेमेंट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट एचयूएफ, ये लोग पेमेंट कर रहे हैं। ये लोग क्या पेमेंट्स कर रहे हैं, तो ये लोग जो पर्सन है, जैसे मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं क्या क्या पेमेंट कर रहा हूं, तो देखो पहला पहला मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा हूं, मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब लेट से हॉस्पिटल का खर्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा हूं ऑफ बोलो डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन, डीडी मतलब क्या, डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन, हैंडीकैप पर्सन का मैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराता हूं। एक, या तो मैं डिपॉजिट करा रहा हूं, डिपॉजिट विथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या तो यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी यूटीआई ओआईसी, फॉर द मेंटेनेंस, अगर कल को मेरे को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, उसका मतलब किसका, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बोलो डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन। कुछ समझा आपको, ठीक है। ये शॉर्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी और कुछ नहीं है। डिपॉजिट क्या करोगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो बोलो मैं पेयर रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ, ठीक है। मैं खुद हैंडीकैप नहीं हूं, मैं खुद हैंडीकैप नहीं हूं भाई, ठीक है। मेरे पर कोई डिपेंडेंट है, और वो डिपेंडेंट कौन होता है मैं बोलता हूं अभी, लेकिन बोलो मेरे पर कोई डिपेंडेंट है और वो हैंडीकैप्ड है, उसका मैं दो में से कुछ कर रहा हूं या दोनों कर रहा हूं, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा हूं या तो मैं डिपॉजिट कर रहा हूं विद एलआईसी यूटीआई फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सच पर्सन, ठीक है। तो चेक करो, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ नंबर वन मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन की, या तो डिपॉजिट करेगा विद एलआईसी यूटीआई, या वो यूटीआई और अदर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और डिपेंडेंट कौन है, तो देखो अब डिपेंडेंट मेरे पर कौन हो सकता है, स्पाउस चिल्ड्रन पीबीएस, स्पाउस चिल्ड्रन पीबीएस। वो डिपेंडेंट कौन होगा, तो डिपेंडेंट जो है ना डिसेबल्ड चलेगा शॉर्ट में, डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन। मैं खुद हैंडीकैप नहीं हूं, या तो मेरी स्पाउस है, या तो चिल्ड्रन है, या तो पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर है, इतने लोग मेरे पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, चेक कर लो आप। तो पहला मैं हूं, रेसिडेंट होना चाहिए, आरओआर आरएनआर कुछ भी चलेगा, एनआर नहीं चलेगा, या तो मेरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है। अब हमारी फैमिली में या तो इंडिविजुअल है तो ये लोग, ठीक है। अच्छा, और अगर एचयूएफ है ना, तो उस केस में बोलो, उस केस में कोई मेंबर पेमेंट कर रहा है, एचयूएफ का कोई मेंबर पे कर रहा है किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ठीक है, या एचयूएफ पे कर रही है। तो मेरे को बोला रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ, ये लोग पे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, क्यों पेमेंट कर रहे हैं, तो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन के लिए, या तो डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका हॉस्पिटल का खर्चा है, या तो एलआईसी के पास डिपॉजिट किया, कल को मुझे डेथ हो गई तो बोलो उसका मेंटेनेंस कौन देखेगा, है ना, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोविजन समझी होगी। जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है, योगेश मेहता, और ये मेरी स्पाउस है, ये मेरी वाइफ है। अच्छा, मेरी वाइफ कैसी है, तो वो डिसेबल्ड पर्सन है, मान लो ब्लाइंड है, ठीक है, 100% ब्लाइंड है, दोनों आंखें काम नहीं कर रही हैं। अब मेरे को बोला मैं क्या कराता हूँ, ऐसी ब्लाइंड पर्सन का मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, हॉस्पिटल का खर्चा कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उनकी, या तो मैं जो है इनका इंश्योरेंस निकाल के रख रहा हूँ, इंश्योरेंस के पास डिपॉजिट करके रखा है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो उसको पैसा मिल जाए, वो अपना आगे का मेंटेनेंस देख पाए, क्लियर है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगा, फिक्स डिडक्शन, फिक्स अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज फिक्स्ड। चेक करो जो डिपेंडेंट पर्सन है हैंडीकैप, वो कैसा वाला है, 80% और अबाउ। जैसे मैंने बोला वाइफ ब्लाइंड है, बोलो दोनों आंख काम नहीं कर रही है, मतलब 100% ब्लाइंड, ठीक है, तो बोलो उसको बोलते हैं सीवियर डिसेबिलिटी, 80% और अबाउ, बोलो फिक्स डिडक्शन है, फिक्स कितना डिडक्शन मिलेगा, 1,25,000। तुमने 5,000 भी खर्चा किया तो भी 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लो लेस देन 80% है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल डिसेबिलिटी, यहां पर कितना आएगा, 75,000, ठीक है। भाई याद रखना, इधर लेस देन 40% ऐसा कुछ है ही नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दो ही डिडक्शन है, मॉड्यूल पढ़ो मॉड्यूल, यहाँ दो ही डिडक्शन है, 80% अबाव और लेस देन 80%, याद रखना। मॉड्यूल देखो तुम, हाँ मैं अग्री करता हूँ, कुछ टीचर्स ऐसे लिख देते हैं बिकॉज कुछ ऑथर्स ने ऐसा लिखा हुआ है, बट आप मॉड्यूल देखो और इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ो, बोलो याद रहेगा ये, ठीक है। और हमारा इसी के साथ 80 डीडी खत्म हो गया। मेरे को बोलना थर्ड कंडीशन, उसका डिडक्शन कितना डिडक्शन मिलेगा, फिक्स डिडक्शन। मेरे को बोलो दोनों आंखें काम नहीं कर रही है तो बोलो कितना होगा, 1,25,000, और एक आंख काम नहीं कर रही है, एक आंख, तो बोलो देन तो 50% हुआ, एक आंख काम कर रही है ना, 50%, तो बोलो 75,000, अंडरस्टूड।
क्लियर है? ये 80DD, इसके रिलेटेड कुछ और एक दो बात करनी है, वो हम बात करेंगे, लेकिन बोलो ये मेन प्रोविजन समझ में आई आपको? बोलो 80DD के रिलेटेड और भी कुछ बात करनी है, बट हम बात करते हैं, लेकिन ये बोलो ये क्लियर है? फिक्स डिडक्शन है, तुम कितना भी डिपॉजिट करो, इसका क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है, ठीक है? तो मेरे को बोलो आप मॉड्यूल का इसका क्वेश्चन कर लेना, इसमें कोई है नहीं ऐसा टेक्निकलिटी करने जैसा। बोलो रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ है, मैं क्या करता हूँ, मेरी स्पाउस या फिर मेरे बच्चे या तो पेरेंट्स ब्रदर सिस्टम में से कोई हैंडीकैप्ड है, तो बोलो मैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करता हूँ, तो डिपॉजिट करता हूँ, तो मुझे डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 का, अगर 80% और अबव है, और लेस देन 80% है तो 75,000 का। क्लियर है ये? ठीक है, अब सुनो आगे। अब सेम प्रोविजन है एटीयू पढ़ना। एटीयू जो है वो एप्लीकेबल, आपको याद है इस साइड जेजेएए क्यूक्यूबी आरआरबी टीटीए टीटीबी और एटीयू सब एप्लीकेबल थी रेसिडेंट इंडिविजुअल को, लेकिन ए में अलग कुछ था, याद है? तो ये ए नहीं है, एटीयू एप्लीकेबल टू बोलो रेसिडेंट इंडिविजुअल, बस खाली खुद हैंडीकैप होना चाहिए, कोई डिपॉजिट नहीं करना। भाई सुन लो, कहीं कोई खर्चा नहीं करना, डिपॉजिट नहीं करना, खाली हैंडीकैप होगा तो डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन बोलो, अगर मान लो मैं, एक बात सुनो, या मैंने आपको क्या बोला था कि स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर में से कोई हैंडीकैप है, लेकिन बोलो मैं खुद हैंडीकैप हूं खुद, तो डिडक्शन इधर नहीं आएगा, तो आएगा एटीयू। और खाली हैंडीकैप होगा तो बोलो अगर मेरी दोनों आंखें काम नहीं कर रही तो एक 25, और एक आंख काम नहीं कर रही तो 75 50, सेम रूल ये वाला, सेम 80% और अबाउ, चेक कर लो, तुम पढ़ लो, डिडक्शन सेम इज 80DD। क्लियर है? जिनको अभी भी बोलो कंफ्यूजन है, बोलो देखो आपके दिल में जितने क्वेश्चन है सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, सुनते रहना। तो इधर देखो 80DD 80U, ठीक है? आई एम नॉट हियर टू बी अ बेस्ट टीचर, आई एम हियर टू बी अ ग्रेट टीचर, बिकॉज बेस्ट चेंजेस विद द टाइम बट ग्रेट रिमेन्स अ ग्रेट। हर 10 साल में कोई ना कोई बेस्ट टीचर बन जाता है, बट आई वॉन्ट टू बिकम, आई रियली वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट टीचर इन इंडिया। इधर देखो, तो 80DD एंड 80U, ठीक है? यू नहीं है, यू है, तो 80DD और 80U। अब चेक करते हैं 80DD, बोलो 80DD 80DD is applicable to 80C triple C CCD D DD DDB, 80D is applicable to बोलो 80D, D पूछ रहा हूँ, D इंडिविजुअल एचयूएफ, और DD और DDB रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ। 80U रेसिडेंट इंडिविजुअल, क्या हो गया ये? हाँ 80U बोलो रेसिडेंट इंडिविजुअल, बोलो पहला पॉइंट याद रहेगा। इधर डिसेबल्ड कौन है? स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है? भाई भाभी मेरे पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती, और बहन का हस्बैंड वो भी मेरे पर नहीं हो सकता डिपेंडेंट, तो जो दिख रहे हैं यही लोग डिपेंडेंट है। इतने, या तो बोलो मैं खुद डिपेंड हैंडीकैप हूं इधर, फिर यहाँ पर आप खर्चा कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट या तो डिपॉजिट विद LIC UTI OIC, और यहाँ पर खाली आप हैंडीकैप हो, कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं कराया हैंडीकैप। डिडक्शन सेम 80% और अबाउ तो 1,25,000 एंड बिलो 80% तो 75,000 फिक्स डिडक्शन। अब सुनो, अब एक और डाउट आएगा आपको कि सर व्हाट इफ, अगर मान लो ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है, अब मेरी वाइफ जो है वो हैंडीकैप है, मेरे को बोलो मैंने उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, मैंने मेरी वाइफ का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, क्या मुझे 80DD मिल जाएगा? हाँ, मैंने खर्चा किया है, लेकिन बोलो क्या मेरी वाइफ 80U क्लेम कर सकती है? क्योंकि उधर तो खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, वाइफ ने खुद का कुछ खर्चा नहीं किया है, मैंने वाइफ के पीछे खर्चा किया, 80DD अलाउड है। वाइफ बोलो वो तो खाली हैंडीकैप है, आप देख लो, मैंने अभी अभी बोला था तुमको, खाली हैंडीकैप होगा तो ही डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो चेक करना, मिस्टर एक्स मिसिस एक्स हैंडीकैप्ड है, अगर आपने 80DD क्लेम किया ना तो वाइफ 80U नहीं कर सकती, और अगर वाइफ ने 80U क्लेम किया तो आप 80DD नहीं कर सकते। ये क्लियर है आपको? इसी के साथ देखो ये मेरा 80DD और 80U का समराइज वर्जन, याद रखना DD में डिपॉजिट करना है, खर्चा करना है, 80U में कुछ नहीं करना। क्लियर है ये? अब देखो, तो मैंने आपको 80DD सिखा दिया, 80U सिखा दिया, ये दो नोट्स बाकी हैं। 80DD ये देख लो, ये समरी क्लियर है? अब है ना, इसमें मैं और एक चीज बोलना ऐड करना चाहता हूँ, इधर देखो, एक बात बताना मेरे को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला, एक ये डिस्टिंग्विश बिटवीन याद रहेगा ये, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला, तो एक्स और मिसिस एक्स कैसी हैं? तो वो हैंडीकैप्ड है। अब मेरे को बोलना, अगर अगर आपने 80DD क्लेम किया है तो क्या स्पाउस 80U क्लेम कर सकती हैं?
डबल डिडक्शन नॉट अलाउड। अगर आप एटीडीडी कर रहे हो तो वो एटीयू नहीं करेगी, आप वो एटीयू करती है तो आप एटीडीडी नहीं कर सकते। ये पहला। बोलो क्लियर है ये? ठीक है, फटाफट आया ना बोलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, अब आगे, अब मान लो, अब मान लो ऐसा हो गया। सर कैसा हो गया? अब ऐसा हो गया, मान लो कि वो जो एलआईसी के पास पता है डिपॉजिट किया था मैंने मतलब एक्स पे, डिपॉजिट विद एलआईसी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप पर्सन, तो मैंने एटीडीडी किया होगा या तो उसे एटीयू किया होगा, बिकॉज एटीयू में तो कोई जरूरत नहीं खर्चा करने की, दोनों में से एक जने डिडक्शन ले लिया था। अब है ना, अब ऐसा हुआ कि वो पैसा इसको मिला, वो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड हुआ किसको? मिसिस एक्स को। तो क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? तो याद रखना, ये अमाउंट जो रिसीव्ड है ना, किधर से मिला? इंश्योरेंस कंपनी से। एट द एंड 10 साल 20 साल पॉलिसी मैच्योर होगी तब, तो वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर, वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर, एग्जेम्प्ट होगा इफ नंबर 1 इसकी डेथ हो गई है। आप सोचो, मैं हूं एक्स, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ हैंडीकैप है, शी वॉज डिपेंडेंट अपॉन मी, मैं उसके लिए डिपॉजिट करे जा रहा था कि अगर कल को मेरे को कुछ हो गया तो, और आज सच में मेरे को कुछ हो गया, मर गया मैं, बोलो मैं मर गया, अब मेरी वाइफ जो जिएगी कैसे मेरे बिना? तो मेरे को बोलो पैसा है उसके पास, बोलो जिंदगी की एट द एंड बोलो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा है उसके पास। मेरे को बोलो मैं मर गया, मेरी वाइफ को जो पैसा मिलेगा क्या वो एग्जेम्प्ट होगा? अंडरस्टूड? बिकॉज अब बोलो, अब आगे फ्यूचर में उसका डिपेंडेंट मतलब जो उसका टेक केयर कर रहा था वो बचा ही नहीं, तो अगर मैं मर गया तो एग्जेम्प्ट है। और दूसरा, अगर मैं 60 और मोर हो गया, बुढ़ा हो गया मैं खुद, अब बोलो मैं कमा ही नहीं सकता या ऐसी कुछ सिचुएशन है, और अब मैं फर्दर कोई डिपॉजिट नहीं कर रहा, नो फर्दर डिपॉजिट, खत्म हो गया बस भाई, अब जितना हो रहा था जिंदगी में कर दिया। ये दो सिचुएशन अगर होती हैं तो सामने वाली वाइफ को एग्जेम्पशन मिलेगा, सामने वाली वाइफ मतलब ये वाली, ठीक है, फॉर द अमाउंट रिसीव्ड। भाई तुमको समझ में आया ये? चेक करते हैं चलो, ये देखो। हाँ, मैं उस पर भी बात करते हैं थोड़ी देर में। आपको कुछ लोगों को डाउट रहेगा, सर व्हाट इफ कि आपके मरने से पहले आपकी वाइफ मर गई तो क्या होगा? उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बोलो, देखो, अमाउंट डिपॉजिटेड विद इंश्योरेंस कंपनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन, पेमेंट रिसीव्ड बाय, बोलो रिसीव्ड बाय कौन है? डिसेबल डिपेंडेंट, ठीक है, रिसीव्ड बाय बोलो डिसेबल डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट था वाइफ थी या स्पाउस, स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, उसको पैसा मिला, किसके पास से मिला? फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, शाल बी बोलो रिसीव्ड बाय, अमाउंट रिसीव्ड बाय शाल बी एग्जेम्प्ट if number 1 in the event of the death of the individual or the member of HUF who had taken subscription, जो पैसा भरे जा रहा था for the benefit of the disabled person, मेरी डेथ हो गई तो बोलो वाइफ के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा बोलो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ HUF who had taken subscription for the benefit of the disabled person, मेरी बात चल रही है। एज बोलो बुढ़ा हो गया मैं और अब मैं फ्रेश डिपॉजिट करना रोक रहा हूं, कुछ समझा आपको? बोलो क्लियर है ये? अगर इसको पैसा मिला तो, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड, एक्स, मिसिस एक्स, ये हैंडीकैप थी, ये हैंडीकैप्ड थी, और मेरे पर डिपेंडेंट थी, मेरी वाइफ है, मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, बोलो मैं एटीडीडी या तो वो एटीयू, या तो सॉरी मैं एटीडीडी ले रहा हूँ तो एटीयू नहीं लेगी, और मैं एटीडीडी नहीं ले रहा हूँ तो एटीयू लेगी। अब जो भी है, अब मेरे को बोलो, अब उल्टा हो गया, मेरी डेथ नहीं हो रही है, अब उसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई, और बोलो मुझे जो है, मुझे मुझे अमाउंट रिसीव्ड हुआ भाई। अब बोलो, अब मेरे को बोलो ये पैसा जो है मेरा, अब बोलो मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं करानी, कोई खर्चा नहीं होने वाला, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या बोलती होगी? भाई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, नाउ इट विल बी, इट शुड बी टैक्सेबल। देखो, इफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन स्पाउस प्री डिजीज पहले मर गई, देन बोलो मेरे से पहले वो मर गई, मेरे से पहले बोलो मेरी वाइफ मर गई, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय मी, ये मैं हूं, है ना, शाल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, इस पर टैक्स देना पड़ेगा।
भाई क्लियर है ये? चेक कर लो। तो पहला वाला देखो, अच्छा एटीडीडी और एटीयू को मैं समराइज कर दूं तो देखो 2 पेज, ये पहला पेज इतना, ठीक है, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एचओएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एटीडी हो गया, एटीडीडी और एटीयू हो गया, अब बस एक बाकी एटीडीडी भी, फिर अपन ये सेशन खत्म करते हैं। मेरे को बोलना एटीडीडी वर्सेस एटीयू, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचओएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल, डिसेबल्ड पर्सन कौन है, यहाँ डिसेबल्ड कौन है, मेडिकल ट्रीटमेंट और बोलो डिपॉजिट करेगा या तो खुद हैंडीकैप तो डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन 1,25,000, 75,000, क्लियर है ये? और फिर ये देखो ये 3 नोट, पहला वाला दोनों में से कुछ एक, कोई एक डिडक्शन ले सकता है, दोनों नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मिसिल एक्स को पैसा मिला, कब मिला, मेरे डेथ ऊपर मिला, या तो ही एग्जाम्पशन है, या अदरवाइज मिला, मैं मरा नहीं हूं या ये नहीं है, लेकिन पॉलिसी मच्योर्ड हो गया, देन तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये 2 को छोड़कर अगर अदरवाइज, मैं लिख देता हूं, रुको 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 रुको, मेरे को अभी याद आया यार, ये 2 सिचुएशन में एग्जाम्पशन है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखूं मैं इसको, ऐसा लिखता हूं, केस 1 एंड केस 2, बोलो अदरवाइज अमाउंट रिसीव्ड बाय हर इज टैक्सेबल, क्लियर है ये? वाइफ के लिए, वाइफ के लिए, वाइफ के लिए एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, मेरे लिए ऑलवेज टैक्सेबल है। वाइफ के लिए एग्जेम्प्ट है या तो टैक्सेबल है, और मेरे लिए बोलो ऑलवेज टैक्सेबल है, क्लियर है ये? बोलो वाइफ के लिए 2 सिचुएशन तो एग्जेम्प्ट, 2 पॉसिबिलिटी तो एग्जेम्प्ट, वरना टैक्सेबल, मेरे लिए तो ऑलवेज टैक्सेबल। आई होप आपको एटीडीडी और एटीयू बहुत अच्छे से समझा रहेगा। अब आगे बात करें तो हमारा एटीडी हो गया, एटीडीडी स्टार्टिंग में 3 बात करते हो, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, वो फिर वो पार्ट 3 वाला डिडक्शन और वो सब था, 3 बातें, फिर एप्लीकेबिलिटी और एटीडी डीडी। एटीडीडी भी, एटीडी में भी क्या था, एटीडी का समरी एक ही पेज पर है, 2 पेज पर है, सॉरी, देखो ये एक और ये दूसरा पेज, ठीक है, ये टेबल था एप्लीकेबिलिटी और ये सब टेबल, चेक करो, इतना और ये, और दूसरा जो है, दूसरा एटीडीडी, एटीडीडी देखो, नहीं ये नहीं, ये हमने पढ़ा था, ये एक, ये उसका समरी और ये दूसरा, बोलो याद रहेगा ये? अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं एटीडीडी भी, और उसके बाद जो है बस थोड़ी बहुत बातें करनी है, एटीडीडी भी, ठीक है। एटीडी क्या था, मेडिक्लेम, डी मेडिक्लेम और वो सब था। एटीडीडी डिसेबल्ड डिपेंडेंट हैंडीकैप पर्सन, एटीडीबी, टीडीबी, बी फॉर बीमार आदमी, बी फॉर बीमार आदमी, बीमार आदमी मतलब कुछ डिजीज से सफर कर रहा है, और ये डिजीज ऐसा वैसा नॉर्मल बुखार नहीं है, ये डिजीज बड़े बड़े डिजीज हैं, जैसे लाइक कैंसर है, टीबी है, और ये डिजीज किधर लिखे हैं, अंडर रूल 11 डीडी में। तो चलो पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो 80 सी ट्रिपल सी सीसीडी, डी किसको एप्लीकेबल था, इंडिविजुअल एचओएफ, और डीडी और ईडीबी रेसिडेंट इंडिविजुअल एचओएफ। जो पेमेंट कर रहा है ना वो रेसिडेंट होना चाहिए, जो पेमेंट कर रहा है वो, पेशेंट कोई भी हो चलेगा, याद रखना, ठीक है। यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम भाई, जो पेमेंट कर रहा है ना वो बोलो रेसिडेंट होना चाहिए, ये लोग एनआर होंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट वो मेरे पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। हो सकता है ना मेरी वाइफ बोलो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको यूएस भेजा है, लेकिन बोलो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ, इधर देखो अब, तो मेरे को बोलना फाइनली एटीडीडी, एटीयू हो गया, डीडीबी, बी फॉर बीमार आदमी, चलो चेक करते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल एचओएफ, जो पेमेंट कर रहा है वो बंदा, पेयर खर्चा कर रहा है, वो किस बात का खर्चा कर रहा है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा है, इधर भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, मैं आपको बाद में बोलता हूं मेडिकल ट्रीटमेंट्स में क्या फर्क है, ये देखो, ठीक है, ईटीडी और सब में मेडिकल ट्रीटमेंट, सब में हॉस्पिटल का खर्चा, लेकिन क्या फर्क है, तो बोलो ये मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा है स्पेसिफाइड डिजीज का, ठीक है, बीमारी हुई है कुछ बीमारी, और बीमारी ऐसी वैसी नहीं है, रूल 11 डीडी वाली बीमारी है, 11 डीडी वाली, किसको बीमारी हुई है, तो मेरे को खुद को मान लो टीबी हो गया, या जो भी बीमारियां वहां लिखी है, तो सेल्फ या फिर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन, सेम स्पाउस, चिल्ड्रन और पीडीएस, तो खुद बीमार हो तुम, या तो बोलो स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इनमें से सब जिसको भी बीमारी हुई है वो डिपेंडेंट है। भाई मैं खुद पर कैसे डिपेंडेंट हो सकता हूँ, मैं तो एक ही आदमी हूँ, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट। अब चेक करो, जो पेशेंट है ना, पेशेंट, पेशेंट क्या वो रेसिडेंट है और 60 और अबव है, मैं जो खर्चा कर रहा है उसका नहीं बोल रहा हूँ, मान लो मैंने मेरी बीवी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया, तो मैं चेक करूंगा मेरी बीवी कैसी है, मैं तो रेसिडेंट हूं, अगर मेरी बीवी रेसिडेंट 60 और अबव है या तो नहीं है, अदरवाइज
अदरवाइज एनआर है, या फिर मान लो रेसिडेंट है लेकिन 60 से कम वाली है, ठीक है, तो रेसिडेंट 60 और अबव, तो जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर है और 1 लाख विच एवर लोअर, और यहाँ बोलो मेडिकल एक्सपेंडिचर और 40,000 विच एवर लोअर, ठीक है, और जो अमाउंट आएगा ना उसमें से आप माइनस कर दो अगर कुछ रिकवरी हुई है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी से या तो एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर देगा तो ये परक्विजिट टैक्सेबल भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको याद हो ये इधर से लेस हो जाएगा और वो वहां टैक्सेबल हो सकता है सैलरी में, अगर वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज और एम्प्लॉयर्स के खुद के हॉस्पिटल में करेगा तो एग्जामिशन भी होता था। खैर फिलहाल तो बोलो 80 डीडीबी में इतना डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो वाइफ पेशेंट है और वाइफ का मान लो, और वाइफ ऐसी वाली अदरवाइज वाली है, वाइफ का बीमारी का खर्चा किया 55,000, बोलो डिडक्शन 55,000 और 40,000 विच एवर लोअर, लोअर बोलो 40,000, लेकिन उसका इंश्योरेंस कंपनी मेडिक्लेम था तो 10,000 का रिकवरी हो गया, बोलो डिडक्शन कितना मिलेगा 30,000, ठीक है। अब आप ये बोलना सर मेडिक्लेम का भी तो डिडक्शन लिया होगा, भाई ये ऐसी वैसी बीमारियां नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा यहाँ अगर वाइफ या जो भी है रिलेटिव, मान लो फादर है तो फादर का अगर ऐसे वाले हैं तो खर्चा हुआ मान लो 1.25 लाख रुपया, तो और 1 लाख विच एवर लोअर 1 लाख और माइनस ये दोनों में से कुछ जो आएगा वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडीबी, क्लियर है। तो इधर देखो अब 80 डीडीबी वर्सेस 80 यू 80 डीडी, तो चेक करो अगर वो हैंडीकैप है, हैंडीकैप्ड और डिजीज वाली ट्रीटमेंट है, खुद है हैंडीकैप है, खुद हैंडीकैप है तो 80 यू, कोई और हैंडीकैप है तो 80 डीडी, बोलो ये क्लियर है। और अगर डिजीज का ट्रीटमेंट कर रही हो, डिजीज का खुद का हो या किसी का भी हो, 80 डीडी में एक ही में आएगा। आई होप आपको समझा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये यहाँ फिक्स नहीं है, ये लिमिट फिक्स है, ये लिमिट फिक्स है, बाकी तो देखो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, नंबर 1 इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉयर, क्लियर है ये। बीमार वाला आदमी इधर ही आएगा 80 डीडी कोई भी हो। अब इधर देखो 80 डी में आपको याद हो मेडिकल एक्सपेंडिचर था, 80 डीडी में मेडिकल ट्रीटमेंट और 80 डीडी में मेडिकल एक्सपेंडिचर है। तो देखो यहाँ मेडिकल एक्सपेंडिचर किसका था डी में, ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसका मेडिक्लेम प्रीमियम नहीं भरा था, मेडिक्लेम प्रीमियम नहीं भरा था, क्लियर है ये। और यहां पर कौन है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोलो हैंडीकैप पर्सन, तो शॉर्ट में बोलो इधर हॉस्पिटल का खर्चा हैंडीकैप का, यहां ऑल बीमारियां नहीं है, स्पेसिफाइड डिजीज है अंडर बोलो रूल 11 डीडी, ये वीडियो पॉज करके इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, अंडर रूल 11 डीडी। और बोलो नॉर्मल मान लो कोई बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट था तो डिडक्शन नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वो ये बंदा है, ये नॉर्मल वाली बीमारी कोई है, मान लो किसी को जबरदस्त बुखार आ रहा था, मान लो फादर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में से कोई बीमार है लेकिन पेरेंट्स कैसे रेसिडेंट और सीनियर सिटीजन और उसका मेडिक्लेम प्रीमियम नहीं है, बोलो शॉर्ट में स्पेसिफाइड डिजीज होगा इधर डीडीबी में, याद है कौन कौन कवर्ड है, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, तो स्पेसिफाइड बीमारी इधर, हैंडीकैप पर्सन इधर, लेकिन बाकी जनरली इधर आएंगे सब लोग, लेकिन उसका मेडिकल प्रीमियम नहीं होना चाहिए। मेरे को बोलो मेरा मेडिकल प्रीमियम है, मेरा मेडिकल प्रीमियम है और मैं हॉस्पिटलाइज था, नहीं मिलेगा ये भाई इधर नहीं आता मैं, ठीक है। लेकिन मेरे को बोलो मेरा मेडिक्लेम प्रीमियम नहीं है लेकिन मैं ये भी नहीं हूं, वो भी ये नहीं आएगा। मेरा मेडिक्लेम प्रीमियम नहीं है और मैं ये हूं ये, तो कवर्ड अंडर 80 डी, वो बी वाला, क्लियर है ये। बस तो देखो हमारा इसी के साथ जो है 80 डी डीडी 80 यू और 80 डीडी भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 80 ई डबल ई ई ए बी, और ये देखो होम लोन मैंने समरी बनाई, और ये देखो फाइनली इन चार का समरी, मैं तो समरी बोलूंगा 80 ई डबल ई, और ऐसे नहीं कि मैं भगा रहा हूँ ऐसे कुछ है, बट ये रेगुलर लेक्चर में भी वैसे समराइज वे में ही बोलता हूँ एट दी एंड, बिकॉज अपने को तो एट दी एंड समराइज वे में याद रखना है, पहले पूरा भाषण देते अपन है ना, पूरा भाषण दूंगा तुमको और एंड में हम इसको ऐसे याद करेंगे ई डबल ई और ई भी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, मैंने बहुत मेहनत करी है ये सबके लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में देखकर ये लगता रहेगा, ये देखो कितने कुछ ये ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, और जो हमने डिस्कशन करा ना इन सब पॉइंट के बारे में सोचना, देखो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखो मैंने मेडिकल एक्सपेंडिचर के भी डिफरेंसेस बोले, ठीक है, इवन मैंने ये भी बोला ये वाला कि खुद है तो क्या होगा, खुद ऐसा वाला, और इवन ये वाले पॉइंट भी ये है ना, ये कुछ पॉइंट, ये एक पेज, फिर एक दूसरा पेज ये, और ये तीसरा पेज, ये 3 पेज में आपकी बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो वो भी करना, ठीक है।
और अगर कोई एडवाइस या कुछ है तो जरूर बताएं। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।